नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। तो अपन ने पार्ट 3 कर लिए थे, ठीक है। आज अपना आदिकाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक चीज को और अच्छे से देखना, इससे बार आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। पहले बात तो ये, अलग अलग आपको नहीं भटकना है, एक जगह से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और उसका रिविजन करो, ठीक है। और इसके बाद MCQ मैराथन अपन इसमें सब लगा देंगे। देखो, गोरखनाथ के ने नाम गूंगे गूंग जहार पीर या बागरवीर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु ने गोरखनाथ की क्या 10 प्रमाणिक रचनाएं मानी है, जबकि SPD हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं 28। गूंगे जार पीर और बागवीर कौन है? अपने गोरखनाथ, ठीक है। आगे देखो, आज अपना आदिकाल खत्म हो जाएगा। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने कुल 40 रचनाएं मानी है, जिनमें 14 रचनाएं प्रमाणिक है। पर अपन को तो शुक्ल और मिश्र बंधु ध्यान रखना है, 10 ही प्रमाणिक रचना मानते हैं, ठीक है। बाकी कई 14 मानते हैं, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी 28 मानते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं पीताम्बर दत्त बड़वात के अनुसार 14 प्रमाणिक रचना कौन कौन सी है गोरखनाथ की, ठीक है। ये गोरखनाथ की रचना है। पहली है शब्दी। गोरखनाथ की रचना कौन सी है? शब्दी। फिर अपने पद, ठीक है। प्राण सांकली, मच्छेंद्र गोरखनाथ, ठीक है। मच्छेंद्र गोरख बद, गोरख बोध, ठीक है। ज्ञान तिलक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना इसको, ज्ञान ज्योतिषा, ठीक है। शिष्य दर्शन, पंचमात्रा, सप्तवार, 15 तिथि, सोमवावली क्या रोमावली, ठीक है। रोमावली, आत्मबोध, नरवे बोध और अभय मात्रा जोग, ये आपके 14 रचना ध्यान रखनी जो प्रमाणिक है। कौन मानते? पीताम्बर दत्त बड़तवाल और आचार्य प्रसाद द्विवेदी मिश्र बंधु मानते हैं 10, ठीक है। तो आपको शब्दी, पत, प्राण, मच्छेंद्र, ज्ञान, ज्ञान, ठीक है। दो आगे ज्ञान तिलक, ज्ञान ज्योतिषा, शिष्य दर्शन, पंचमात्रा, सप्तवार, 15 तिथि, ठीक है, रोमावली और आत्मबोध, नरवे बोध, भैरव मात्रा जोग। तो ये आपको ध्यान रखनी है। कुछ अन्य भी रचनाएं हैं गोरखनाथ जी के, अपन देखते हैं। देखो, निरंजन पुराण, विराट पुराण, विवेक मार्तंड, सिद्ध सिद्धांत, ठीक है। देखो, याद ही साथ साथ याद कर लेना, निरंजन, विराट पुराण, विवेक, सिद्ध, सामंत, अमरो दासनम, ठीक है। और आपके महारथ मंजरी। तो ऊपर वाली तो प्रमाणिक तो 14 याद रहनी चाहिए, ये आपको रह जाए तो और बढ़िया बात है। निरंजन, विराट, विवेक, ठीक है, सिद्ध सब याद रखो, अमरो और महारथ मंजरी। अब देखो, गोरखवाणी का संपादन किसने करा था? पीताम्बर बड़तवाल ने करा था। तो गोरखवाणी का संपादन पूछ सकता है किसने करा है। और इनकी भाषा सदुकड़ी, वही है खड़ी बोली और राजस्थानी मिस्री को बोलते हैं। जैसे दादू दयाल वाली भाषा थी ना सदुकड़ी, वैसे ही इनकी भाषा भी कौन सी है? खड़ी बोली है। गोरखनाथ के विविध मत, देखो, गोरखनाथ 10वीं और 11वीं सदी के समय मौजूद माने जाते हैं, किंतु विद्वानों का मतभेद यथा है। अलग अलग विद्वान है मुख्यतः तो किसमें? 10वीं और 11वीं में। हजारी प्रसाद द्विवेदी और राव शंकरत्यान कहते हैं ये तो 9वीं 10वीं के हैं। शुक्ल कहते हैं ये तो 12वीं 13वीं सदी के हैं। सर्वमान्य मत तो यही है कि ये 10वीं और 11वीं सदी में से एक पूछे तो 10वीं सदी, ठीक है। अब देखो, मच्छंद विभु नाम का सर्वप्रथम अभिनव गुप्त की कृति तंत्रालोक 11वीं सदी पूर्वार्ध में ये में मिलता है। तात्पर्य ये हुआ कि मच्छेंद्र नाथ 11वीं सदी पूर्वार्ध में मौजूद है, क्योंकि गोरखनाथ मच्छेंद्र नाथ के शिष्य है। गोरखनाथ क्या है? मच्छेंद्र नाथ के शिष्य है। अतः गोरखनाथ 10वीं सदी माना जाना उचित है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मच्छेंद्र विभु का नाम सर्वप्रथम अभिनव गुप्त की तंत्रालोक में मिलता है। मच्छेंद्र नाथ 11वीं सदी पूर्वार्ध में मौजूद थे, ठीक है। क्योंकि गोरखनाथ क्या है? मच्छेंद्र नाथ के शिष्य है,
इसलिए गोरखनाथ 10वीं सदी मानते हैं सर्वमान्य मत। ठीक है। नाथ साहित्य में सर्वाधिक गद्य किसने रचित करी है? वो अपने गोरखनाथ। ठीक है। तो सर्वाधिक गद्य गोरखनाथ। अलख निरंजन का नारा किसने दिया था? गोरखनाथ ने ही दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको ध्यान रखना। अलख निरंजन का नारा गोरखनाथ ने दिया था। अपने युग के तंत्र मंत्र से भयभीत जनता को भय मुक्त करना गोरखनाथ का सबसे बड़ा योगदान था। उस समय क्या है, 10वीं सदी में तंत्र मंत्र इतनी अपने चरम सीमा पे थी, उससे भयमुक्त जनता को भयमुक्त करना वो गोरखनाथ ने करा था। सबसे बड़ा योगदान है। अब देखो, निर्गुण ब्रह्मा एकेश्वरवाद की निश्चित अवधारणा से पूरे भारतवर्ष को धार्मिक मत मतांतरों से ऊपर उठाकर एकता के सूत्र में बांध दिया गोरखनाथ ने। पूरे भारतवर्ष में अलख निरंजन का नारा गूंज उठा। तो अलख निरंजन का नारा किसने दिया? गोरखनाथ ने। कौन सी सदी? 10वीं। तंत्र मंत्र से भयभीत किसने करा? गोरखनाथ ने। साथ साथ रिविजन भी कर लो। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको 9वीं 10वीं मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल 12वीं 13वीं मानते हैं। गोरखनाथ 10वीं और 11वीं सदी में है। ठीक है। गोरखवाणी का संपादन पितामह दत्त आपके बड़तवाल ने करा था। और निरंजन, विराट, विवेक, सिद्ध, अमरो, मेरात इसी की रचना है। ठीक है। और नैरव बोध, अभ्य, आत्मबोध, रोमावली, 15, सप्तवार, पंच मात्रा, शिष्य ज्ञान, चौतीसा ज्ञान, तिलक, मच्छेंद्र गोरखनाथ, प्राण, सांकली, पद, शब्दी, ये किसके हैं? पितामह दत्त बड़वाद की जो बताई गई 14 प्रमाणिक रचना है गोरखनाथ की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कितनी मानते हैं? 10 मानते हैं। अपने रिवीजन करा था। और तो क्या रह गया इसमें? हाँ, एक चीज ये कल मैंने बताया था, अंतिम सिद्ध पहले नाथ मानते हैं। देख लो यहाँ पे, मच्छेंद्र नाथ को अंतिम सिद्ध पहले नाथ मानते हैं। ठीक है, ये सर्वमान्य कथन है। पर किंतु रामचंद्र शुक्ल कहीं आ जाए, वो तो अंतिम तो सिद्ध और पहले नाथ किसको मानते हैं? जलेंद्र नाथ को मानते हैं। ठीक है। तो यहाँ से अपन ने एक बार रिवीजन कर लिया, आगे चलते हैं। साथ साथ चीजें यहीं पे याद करनी है। ठीक है, ये हो गया ना। ठीक है। अलग निरंजन नारा किसने दिया? गोरखनाथ ने दिया था। अब देखो, जिस प्रकार सिद्धू की संख्या 84, देखा नातों की संख्या 9 थी। नातों की संख्या 9। अब भी लोग 9 नाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। सही बात है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रामचंद्र शुक्ल लगभग बातें सही कहते हैं। आदिकाल में हम मुख्य रूप से 4 प्रकार के साहित्यों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। प्राकृत से बिगड़कर रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और रचना के लिए रूढ़ हो गया। और अपभ्रंश नाम उसी समय चला। उसी समय ये अपभ्रंश नाम आपके चला था। अब देखो, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वे देश भाषा ही कहलाई। बोलचाल की भाषा देश भाषा कहलाई। जब वे साहित्य की भाषा हो गई तो वो अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। देखो, दो चीजें, बोलचाल की भाषा होती है वो तो देश भाषा, और साहित्य में जो आ गई वो अपभ्रंश, उसमें व्यवहार में आ जाती तो अपभ्रंश भाषा। आदिकाल में सर्वाधिक गद्य, देखो आदिकाल में सर्वाधिक गद्यकार कौन है? गोरखनाथ। तो क्या आंसर आ जाएगा? साहित्य नाथों द्वारा रचित है। सिंपल सी बात है, आदिकाल में सर्वाधिक गद्य साहित्य नाथों द्वारा रचित है। ठीक है। मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्यकार कहा था। और ये एग्जाम में पूछते हैं कि सबको पता है कि गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्यकार कहा जाता है। किसने कहा? मिश्र बंधु ने। ठीक है। किंतु पुष्टि हेतु दिए गए उदाहरण अप्रमाणिक है। इसके जो प्रमाण दिए वो अप्रमाणिक है। अब आगे आता है अपना, देखो, सिद्ध आ गया, नाथ आ गया, 84 सिद्ध, 9 नाथ। ठीक है। अब बात करते हैं अपन जैन साहित्य पर। ठीक है। अब बात करते हैं जैन साहित्य। इसको दरबारी और एक सेकंड,
दरबारी और धार्मिक साहित्य भी कहते हैं, और ये 8वीं से 13वीं सदी तक चलता है। ठीक है, जैन साहित्य, दरबारी या धार्मिक साहित्य 13वीं से 8वीं से 13वीं सदी। सर्वाधिक जैन साहित्य की सर्जना गुजरात के कठियावाड़ा में मिलती है। ये जैसे राजस्थान है अपना, और यहाँ पे गुजरात हो गया, तो गुजरात के इसमें आपके कठियावाड़ा में मिलती है। जैन साहित्य का संरक्षण राष्ट्रकूट, चालुक्य और सोलंकी राजाओं ने दिया। जैन साहित्य का को संरक्षण किसने दिया? राष्ट्रकूट, चालुक्य और सोलंकी राजाओं ने। जैन साहित्य को दरबारी और धार्मिक साहित्य की कोटि कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, दरबारी और धार्मिक साहित्य किसको कोटि कहते हैं? जैन साहित्य को कहते हैं। अब देखो, जैन रचनाकार में बात करते हैं आश्रय दाता। अब देखो, स्वयंभू, स्वयंभू की बात करें अपन, रैडा, राष्ट्रकूट नरेश, दूर्व के ये सामंत थे। पुष्पदंत, भरत, राष्ट्रकूट नरेश, करसन तृतीय के एमात्य सामंत। ठीक है, हेमचंद्र, जयसिंह सिद्धराज व कुमारपाल सोलंकी वंश के ये अपन बात करें। ये जैन रचना का एक तो स्वयंभू हो गए, एक पुष्पदंत हो गए, एक हेमचंद्र हो गए। ये कहाँ कहाँ से जाता थे? जैसे स्वयंभू है वो तो रैडा, राष्ट्रकूट नरेश, दूरव के सामंत थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, पुष्पदंत ये भरत के, और हेमचंद्र ये जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल के। अब देखो, जैन साहित्य के अन्य तथ्य की बात करते हैं अपन। आदिकाल में चरचरी, फागु, रास, रसाऊ, चरऊ काव्य शैली में केवल जैन रचनाओं ने सर्जना की है। आदिकाल में ये काव्य शैलियां और किसी में भी नहीं, ना सिद्ध में है ना नाथ में है, ओनली आपके जैन साहित्य में मिलेगी। चरचरी, फागु, रास, रसाऊ, चरयू, जैसे अपन बात करें प्रेम चरु, ठीक है ना, ये सब चीजें इन्हीं में आएगी। वो टब्बा, देखो टब्बा जैन साहित्य में गद्य टिप्पणियां टब्बा कहलाती है। ठीक है, जैन साहित्य में गद्य टिप्पणियां टब्बा कहलाती है। जैन साहित्य का उद्देश्य क्या है? जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, जैन साहित्य का उद्देश्य क्या है? जो जैन के धर्म है उनके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना। और टब्बा पूछ ले क्या है? तो जैन साहित्य में जो गद्य टिप्पणियां है ना, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? आपके टब्बा बोलते हैं। जैन साहित्य की विशेषता देख लो आप। ठीक है, क्या क्या विशेषता आप देखते हैं इसमें अपन। पहली विशेषता है, जैन साहित्य मूलतः धार्मिक श्रेणी का साहित्य है, किंतु काव्य इसमें क्या है? काव्यत्व की उपेक्षा नहीं है। अपन देखा था धार्मिक से संबंधित है कौन है? जैन साहित्य। काव्यत्व की उपेक्षा नहीं है। जैन साहित्य में उपदेशात्मक और रहस्यवाद की प्रवृत्ति मिलती है। बिल्कुल, उपदेश मिलते हैं और आपके इसमें रहस्य मिलते हैं। ठीक है, दो चीज, धार्मिक श्रेणी और दूसरी बात उपदेशात्मक और रहस्यवाद की प्रवृत्ति। वैभव विलास के स्थान पर यहाँ सदाचार युक्त सात्विक जीवन प्रबल देता है। धार्मिक चीजें आ गई तो सदाचार और सात्विक जीवन तो आ ही जाएगा। तीन बातें हो गई। जैन साहित्य में मानवीय सुख दुख प्रेम वैराग्य की अनुभूति भी दिखाई देती है। सुख दुख प्रेम वैराग्य सब इसमें आते हैं। जैन साहित्यकारों ने चरयु काव्यों में जैन महापुरुषों की विस्तृत इसमें क्या है? चरित्र लिखे हैं। इंपॉर्टेंट है, चरयु काव्यों में जैन महापुरुषों के इसमें चरित्र होंगे, क्योंकि जैन साहित्य है अपने। ठीक है, जैन साहित्यकारों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उत्तर भारत के ब्राह्मणवादियों रामकथा परंपरा को ध्वस्त कर दिया गया था। इतिहास प्रसिद्ध आख्यानों, एक सेकंड, ये देखना एक सेकंड। देखो, जैन साहित्यकारों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उत्तर भारत के ब्राह्मणवादी रामकथा परंपराओं को ध्वस्त कर दिया। इतिहास प्रसिद्ध आख्यानों और पौराणिक आख्यानों को भी जैन धर्म के रंग में रंग कर प्रस्तुत। वहां पे जितने भी इतिहासकार आख्यान पौराणिक आख्यान थे, उनको सबको जैन धर्म के रंग से रंग कर प्रस्तुत किया था। अब देखो, अपभ्रंश में लिखे राम और कृष्ण काव्यों की धार्मिकता का इतना गहरा फूट आ गया कि ब्राह्मणवादियों रामकथा और कृष्ण कथा से इनका कोई सामंजस्य स्थापित नहीं होता है। इन रचनाकारों में कृष्ण कथा महाभारत कथा को
हरिवंश पुराण नाम दिया गया। ध्यान रखना इन कथा को, जैसे वह कृष्ण कथा और महाभारत कथा को क्या नाम दिया? हरिवंश पुराण नाम से लिखा है। तो ये चीज आपको जेएनयू में ही मिलेगी, ये चीज ध्यान रखना। क्या क्या ध्यान रखना है कि अपन एक शॉर्ट में इसको देख लेते हैं पूरा जेएन को, ठीक है। तो जेएन में टब्बा क्या होता है? गद्य टिप्पणियां। जेएन का उद्देश्य है अपने धर्म को, सिद्धांतों को सब तक पहुंचाना। जैन साहित्य का उद्देश्य क्या है? धार्मिक श्रेणी का साहित्य है, रहस्यवाद उपदेश है इसमें, वैभव विलास के स्थान पर सदाचार सात्विक जीवन मिलता है, सुख दुख वैराग्य भी मिलता है। और जैन महापुरुषों का इसमें ग्रंथों में वर्णन है। उत्तर भारत के ब्राह्मणवादी जो रामकथा परंपरा को ध्वस्त कर दिया था इन्होंने, और सबको अपने जैन धर्म के रंग में रंग दिया था। इसमें कृष्ण और महाभारत को एक हरिवंश पुराण नाम से जाना जाता है। आगे देखो, इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा देने के लिए लोक कथाओं का सहारा लिया है, ठीक है। जैन धर्म की शिक्षा देने के लिए कौन सी कथा? लोक कथा का सहारा लिया है। अतः इनके यहाँ मार्मिक कथा प्रसंग, प्रकृति चित्रण या नारी सौंदर्य का सूक्ष्म अंकन भी हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो देखो इसमें यहाँ मार्मिक कथा प्रसंग, प्रकृति चित्रण और नारी सौंदर्य का सूक्ष्म अंकन भी हुआ है, ध्यान रखना। व्याकरण ग्रंथ श्रृंगार, ठीक है, शौर्य, अन्योक्ति, नीति संबंधी फुटकल पद भी जैन रचनाकार में मिलते हैं। यहाँ पे श्रृंगार, शौर्य, अन्योक्ति, नीति सब इसमें यहाँ पे मिलते हैं। आगे देखो, अगर जैनों की रचनाओं पर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तंत्रियों की रचनाओं से भिन्न नहीं लगेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, अगर जैनों में अपन जैन विशेष हटा दे तो वो भी योगियों और तांत्रिक रचनाओं से भिन्न नहीं लगेगी। वे ही शब्द, वे ही भाव, वे ही प्रयोग घूम फिर कर उस योग के सभी साधकों का अनुभव में पाए जाते हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक, आप मान सकते हो एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन हो सकता है कि भाई अगर जैन रचनाओं में जैन विशेष हटा दिया जाए तो योगी और तांत्रिक रचनाओं से कोई भी नहीं है, सेम टू सेम वैसे दिखेगी। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे याद कर लेना, 1000 लोग वैसे ही दिखेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आ जाएगा, ठीक है। जैन रचनाकारों का मुख्य उद्देश्य धर्म की अपने प्रचार प्रसार करना या उसको स्थापित करना, काव्य का श्रृंगार करना इनका उद्देश्य बहुत कम था। श्रृंगार से कोई मतलब नहीं, इनका तो यही उद्देश्य था, बस अपने धर्म को फैलाओ, ठीक है। श्रृंगार करना इनका उद्देश्य बहुत कम था। इसीलिए जैन रचनाकारों का कोई बड़ा लक्षण कवि नहीं हुआ है। अपने धर्म को ही लेके हुआ है तो कोई बड़ा कवि कैसे होगा? जैन साहित्य मूलतः धार्मिक श्रेणी का है, किंतु इससे अनेक काव्यत्व की सती नहीं हो पाई। ये बच्चन सिंह का कथन है कि भाई अपने धर्म को स्थापित करें, श्रृंगार नहीं आता है, कोई बड़ा कवि नहीं हुआ है, और अपने धार्मिक श्रेणी का साहित्य है मूलतः, और काव्यत्व की सती नहीं हुई है। काव्यत्व की सती नहीं हुई है मतलब बच्चन, बच्चे ऐसे ही है, काव्य की सती नहीं हुई, बच्चन सिंह का कथन है ये। नोट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। ध्यान रहे, रासो साहित्य जैन साहित्य से भिन्न है। बिल्कुल सही बात है भाई, जो आपके रासो साहित्य आगे पढ़ेंगे वो जैन साहित्य से भिन्न है। जैन साहित्य में सर्वाधिक साहित्य जिस शैली में लिखा गया है वो चर्यु है, किंतु जैन साहित्य सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली पूछे तो वो रास है। दो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना होगा यहाँ पे। रासो साहित्य जैन साहित्य भिन्न है, सबको पता है। जैन साहित्य में सर्वाधिक साहित्य मतलब ज्यादा से ज्यादा जो साहित्य ग्रंथ लिखे हैं ना वो किस में लिखे हैं? चर्यु में लिखे हैं। और जैन साहित्य में सर्वाधिक जो लोकप्रिय हुआ, कहते हैं ना जो लिखे तो बहुत है, लोकप्रिय तो एक दो ही होते हैं, वो है कौन सी काव्य शैली है? वो है रास, ठीक है। अब बात करते हैं स्वयंभू, सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखो, स्वयंभू को राम कुमार आपके वर्मा है जो हिंदी का पहला कवि मानते हैं। मुख्यतः हिंदी का पहला कवि कौन सा है? सरप्पा है। आचार्य कौन है? केशवदास है। दोनों अलग क्वेश्चन है, ये आचार्य, ये आपके हो गए कवि, पहले कवि, ठीक है। और पूछ ले राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है, तो जिसके अनुसार पूछे उसका बता दो। स्वयंभू है 883 ईस्वी। राहुल शंकरत्या ने स्वयंभू को हिंदी का पहला
महान कवि माना है, तो राहुल संकृत्यान के अनुसार पूछ ले कि पहला महान कवि किसको माना है हिंदी का, तो स्वयंभू को माना है। स्वयंभू की रचना देख लो आप। सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछते हैं वो है पउम चरियू, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो पर्युम चू हर बार एग्जाम में आता है। रिठेनेमी चरियू, या इसको अरिष्ट नेमी चरियू बोलते हैं, या हरिवंश पुराण भी इसको बोलते हैं। हरिवंश पुराण अपन देखा था ना, कर्सन और महाभारत में का मिश्रण रूप इन्होंने हरिवंश पुराण से नाम दे दिया। स्वयंभू छंद, ये इनकी 3 रचनाएं, रिठने, पर्योम और स्वयंभू छंद, आपको नाम से पता चल जाएगा। अब देखो पेउम चरियम पहला जैन रामायण, जैसे अपन रामायण होती है तो इनके जैनों में जो रामायण है वो पेउम चरियम है, ठीक है, पहला जैन रामायण माना जाता है। इसी आधार पर स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं। जैसे भाई अपभ्रंश का वाल्मीकि क्यों कहते हैं इनको, कि भाई जैसे रामायण की रचना आपने किसने करी, वाल्मीकि ने, और अपभ्रंश में पूरा का पूरा प्रेमचू जैन रामायण है, तो इसको स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो पौंचर्युम अधूरा ग्रंथ था, इसे पूरा त्रिभुवन ने किया। मतलब इसने आधा ही लिखा हुआ था और पूरा कौन करेगा, आपके त्रिभुवन करेगा। अरे रुक, ठीक है, त्रिभुवन से समझ लेना आप। स्वयंभू के काव्य परिसर का दायरा इतना व्यापक था, काव्य परिसर का, कि वह राजकीय जल क्रीड़ाओं से लेकर बड़े बड़े महाजनपदों तक, रनिवासों से लेकर युद्ध क्षेत्र तक इतना काव्य क्षेत्र फैला हुआ है। ये नामवर सिंह का है कि स्वयंभू का जो काव्य परिसर है वो उसका दायरा बहुत बड़ा था। जल क्रीड़ा, बड़े महाजनपद, युद्ध क्षेत्र, सब उसमें काव्य क्षेत्र में था। ये नामवर का कथन है, ठीक है। तो ये नामवर सिंह का ध्यान रखना, इतना व्यापक है सब जगह ना। आदिकाल में कड़वक पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो ये अपने स्वयंभू है। पर्युम चरियू ने जो ग्रंथ लिखा है कड़वक पद्धति, ठीक है। किंतु दोहा चौपाई छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता बात करें, वो हिंदी के पहले कवि सूर्य माने वो सरप्पा ही है। देखो दोहा चौपाई छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता सरप्पा, कड़वक पद्धति स्वयंभू। फिर आगे आते हैं जैनों में, अब इसमें पुष्प दंत, ठीक है, 10वीं सदी। पुष्प दंत की उपाधियां देख लो। अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, ठीक है, कवि कुल तिलक। अभी काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक, ठीक है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भारवी, अपभ्रंश का वाल्मीकि तो स्वयंभू को, अपभ्रंश का भारवी, अपभ्रंश का माघ, अपभ्रंश का वेद व्यास, ठीक है, सब इसी को ही कहते हैं। ध्यान रखना पुष्पदंत को क्या कहते हैं, अपभ्रंश का भारवी, माघ, वेद व्यास, सब पुष्पदंत को कहते हैं। इनकी रचनाएं देख लो। तिष्टि, महापुरुष और गुण क्लंकारु, ठीक है, गुण लांकुरु, ठीक है, गुण ना लंकारु। एग्जाम में पूछ सकते हैं पुष्पदंत की कौन सी रचना नहीं है, तो ध्यान रखना तिष्टि, महापुरुष। अब देखो इस ग्रंथ को महापुराण, ठीक है, हरिवंश पुराण भी कहते हैं। हरिवंश पुराण आपको समझ में आ गया, कर्षण और महाभारत का मिश्रण। महापुराण और हरिवंश पुराण भी इसको कहते हैं, ठीक है। इस ग्रंथ के आधार पर पुष्पदंत ने अभिमान मेरु की उपाधि धारण करी। तो पुष्प दंत की उपाधि कौन सी होगी, अभिमान मेरु की, ठीक है। और ये आपने पढ़ लिया। पुष्पदंत ने राम कथा लेखन में गुणभद्र की उत्तर पुराण का अनुसरण करा। पुष्पदंत ने राम कथा लेखन में क्या करा, गुणभद्र की जो उत्तर पुराण है उसका अनुसरण करा है। इस पुस्तक में गर्वपूर्वक कहते हैं कि जो इस पुस्तक में है वह अन्यंत्र में कहीं नहीं है। न्यायकुमार चरियो या नाकुमार चरित्र, इस ग्रंथ में पुष्पदंत के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है न्यायकुमार चरियो में, ठीक है। और इनके पिता केशव भट्ट आरंभ में सेव
थे और बाद में जैन धर्म में दीक्षा लेकर जैन दीक्षित हो गए और पिता के साथ ही पुष्पदंत ने जैन धर्म में दीक्षा ली। ठीक है। ने कुमार चरियो की भाषा ब्राज्ड अपभ्रंश है। जीवन चरित्र किस पुष्पदंत का किससे मिलेगा? ने कुमार से मिलेगा। और पहले ग्रंथ आपको तिष्टि माँ पुरिस गुण अलंकार कारू, ठीक है, वो ध्यान रखना। गण कुमार हो गई, इसको ना कुमार चरित्र बोलते हैं। ठीक है। संभवतः पुष्पदंत उत्तर भारत के निवासी रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी भाषा ब्रांच अपभ्रंश कहाँ बोली जाती है? उत्तर भारत में। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। ठीक है, पुष्पदंत उत्तर भारत के निवासी रहे होंगे, इनकी भाषा ब्रांच अपभ्रंश, ये आप ध्यान रखना। जसहर चरियु, ये यशोधरा चरित्र। ठीक है। कोश ग्रंथ, ये दे शब्दों का शब्दकोश है, ये यशोधरा चरित्र जसहर चरियु है, तो कोश ग्रंथ भी ध्यान रखना। आगे देखो, पुष्पदंत ने सांप्रदायिक आग्रह व खंडन का जोश अधिक मिलता है। ठीक है, सांप्रदायिक आग्रह खंडन का जोश अधिक मिलता है, जो सहृदयता स्वयंभू में मिलती है वह पुष्पदंत में नहीं मिलती। जो सहृदयता किसमें ज्यादा है? वो आपके स्वयंभू में ज्यादा है। ठीक है, पुष्पदंत में उतनी नहीं है। राष्ट्रकूट नरेश कर्सन तृतीया के महामात्य भरत व भरत के पुत्र नन के आश्रय में पुष्पदंत ने कुमार चरियु जसहर चरियु लिखी है। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना। राष्ट्रकूट नरेश कर्सन तृतीय के महामात्य भरत और भरत के पुत्र नन के आश्रय में पुष्पदंत ने कुमार चरियु जसहर चरियु लिखी है। ठीक है, आगे अगला जैन साहित्यकार आता है आचार्य देवसेन, 10वीं सदी। ठीक है, देवसेन लिखते हैं सर्वाका चार। सार्वका चार किसका ग्रंथ है? देवसेन का। इसमें कुल दोहे कितने हैं आपके? 250। गृहस्थ जीवन के कृतियों का सुंदर इसमें क्या हुआ है? चित्रण हुआ है। और ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली रचना, देखो ग्रंथ के रूप में, ये इंपॉर्टेंट शब्द ध्यान रखना। ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली रचना श्रवकाचार है। किसकी है ये आपके देवसेन की है। इन्होंने दर्शन सार भी लिखा, तत्व सार भी लिखा, आराधना सार भी लिखा, भाव सार लिखा और साव्य धमम दोहा भी लिखा। ठीक है, नये चक्कर लिखे, इसी को ही लघु नये चक्कर कहते हैं। व्रत नये चक्कर, दमसाव प्रयास, इस रचना को द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी कहते हैं। द्रव्य स्वभाव प्रकाश आरंभ में दोहा बत्था किसी शुभंकर के कहने पर बाद में इसे गाहबद्ध कर दिया गया। अब देखो एक कथन है, ध्यान रखना। डॉक्टर बच्चन सिंह ने द्रव्य स्वभाव प्रकाश का रचनाकार देवसेन के शिष्य माइल धवल को माना है। नोट, जिससे प्रकार गाहा या गाता से प्राकृत भाषा का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा या दुआ कहने पर अपभ्रंश का बोध होता है। ये कथन किसका है? आपके बच्चन सिंह का है, तो इसको ध्यान रखना आप। डॉक्टर बच्चन सिंह ने द्रव्य स्वभाव प्रकाश का रचनाकार, द्रव्य स्वभाव प्रकाश है ना, इसका रचनाकार किसको माना है? देवसेन के शिष्य माइल धवल को माना है। ठीक है, जिस प्रकार गाहा या गाता कहने पर प्राकृत का बोध होता है, उसे दूहा या दोहा कहने पर अपभ्रंश का बोध होता है। ठीक है, अगले आते हैं आपके शालिभद्र सूरी, जैन साहित्यकार है। चलो इसको करते हैं ना पूरा। आज तबीयत भी ठीक नहीं है, तो भी चलो आदिकाल को तो सल्टा ही देते हैं, आज कुछ भी हो जाए। ठीक है ना। अब देखो शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ 1184 में किसने लिखा? शालिभद्र सूरी। एक चीज और ध्यान रखना कि वीडियो को पूरा देखना और कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसे लगी है। अगर अच्छी नहीं लग रही तो भी बताइए कि नहीं लग रही, फिर अपन क्लास लेंगे नहीं। अगर रियल में अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करना, आपका कमेंट ही
मेरे को मोटिवेशन करता है कि ये क्लास ले, ठीक है। और ज्ञान सरोवर लिखा ही नहीं जा रहा इसमें तो, देखो ज्ञान सरोवर एड्यू हब, यहाँ पे ध्यान रखना फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की हिंदी जो की टॉपिक वाइज यहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रही है, तो अच्छे से देख के उसको ज़रूर ज्वाइन करना। आपकी तैयारी में पता चलेगा कि आपकी कैसी तैयारी है। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर, और अपने दोनों हिंदी साहित्य, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज चल रही है और 200 से प्लस स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज में है, ठीक है। तो अच्छे से इसका पहला टेस्ट फ्री है, वो देख के अच्छे से इसको ज्वाइन करना, ठीक है। अपन बात करें सालिबद्ध सूरी भारतीय बाहुबली रास 1184 में। मुनि जीन विजय ने जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। जो मुनि जीन विजय है वो जैन रास परंपरा का ये प्रथम ग्रंथ माना है आपके भारतेश्वर बाहुबली रास को। गणपति चंद्र गुप्त ने भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की पहली रचना माना। अब देखो, गणपति चंद्र गुप्त ने भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की पहली रचना माना है, गणपति चंद्र गुप्त ने। वह सालिबद्ध सूरी को हिंदी का पहला कवि कौन मानता है? गणपति चंद्र। तो गणपति जी आपके बड़े हैं, तो ध्यान रखना इनको। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार पूरे की हिंदी का पहली रचना कौन सी है? भारतेश्वर बाहुबली रास 1184। और पहले कवि कौन है? तो सालिबद्र, ठीक है। अगला आता है आस्कू। चंदनबाला रास 1200 ईस्वी में आस्कू ने क्या लिखा? चंदनबाला रास जालोर में रचित है। वाह, जालोर, ठीक है। चंदनबाला चंपानगरी के राजा दधिवान व रानी धारणी की पुत्री। मात्र बात करते हैं, इसमें 35 छंद में लिखा गया है और बहुत ही लघु खंड काव्य है। इस रचना में करुण रस की गहनतम सृष्टि मिलती है। तो आस्कू की ध्यान रखना है आपको, चंद्रमाला रास। फिर अपन बात करते हैं मुनि राम सिंह। बात करते हैं मुनि राम सिंह ने क्या लिखा है? पाहुड़ दोहा 11वीं सदी में। जैन रचनाकारों की परंपरा में सर्वश्रेष्ठ जो रहस्यवादी कवि है वो आपके मुनि जी है, मुनि राम, ठीक है, सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 222 दोहा रचित है। 11वीं सदी के धर्म दर्शन व इंद्रिय निग्रह को आधार बनाकर पाहुड़ दोहा लिखा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पाहुड़ दोहा, पाहुड़ में भी ऊ आ रहा है और मुनि में भी ऊ आ रहा है, कैसे करके याद कर लेना। फिर आता है हेमचंद्र 12वीं सदी में। हेमचंद्र जैन साहित्यकार में बहुत बड़े व्याकरण माने जाते हैं, ठीक है। बचपन का नाम इनका चंगदेव था। हेमचंद्र को कलिकाल का सर्वज्ञ भी कहा जाता है। ये गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह सिद्धराज वे उनके पुत्र कुमारपाल के आश्रय में ये रहते थे। कौन? हेमचंद्र। हेमचंद्र की रचनाएं देखो, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, ठीक है। कुमारपाल चरित्र किसकी है? हेमचंद्र की, ठीक है। देसी नाम माला कोश हेमचंद्र की। योग शास्त्र, छंदानुशासन और प्राकृत व्याकरण। अपभ्रंश के ग्राम्य रूपों में विस्तृत वर्णन पूछ सकता है कि प्राकृत व्याकरण किसकी है? हेमचंद्र की। अपभ्रंश के ग्राम्य रूपों में विस्तृत वर्णन मिलता है इसमें। सिद्धों का कलिकाल सर्वज्ञ देखो, सिद्ध कितने थे? 84। नाथ कितने थे? 9। अगर सिद्धों में कलिकाल सर्वज्ञ पूछे तो शांतिपा, और जैनों में अगर कलिकाल सर्वज्ञ पूछे तो हेमचंद्र। छंदानुशासन, प्राकृत व्याकरण किसके हैं? आपके हेमचंद्र के। देखो, कुमारपाल चरित्र किसने लिखा? हेमचंद्र ने। पर कुमारपाल प्रतिबोध किसने लिखा? सोमप्रभ सूरी ने। कुमारपाल का चरित्र तो इसके दरबार में रहता था तो हेमचंद्र ने लिख दिया, पर कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी ने लिखा। अगला है आपके मेरुतुंग। रचना बात करते हैं प्रबंध चिंतामणि, ठीक है। पूछ ले प्रबंध चिंतामणि 1304 में किसने लिखी? तो मेरु तुंग ने लिखी। इस रचना का मालवा नरेश भोज के चाचा मूंज के दोहे भी प्राप्त है। जो हिंदू, अगले जैन जिनका अपन पढ़ते हैं रचनाकार के जो हिंदू,
योग सार। देखो, एक चीज और देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंदो ध्यान रखना। एक तो योग सार, ठीक है, इसको यहीं पे याद कर लेना। एक परमात्मा प्रकाश, ठीक है। परमात्मा प्रकाश रचना दोहा छंद में लिखी गई है। 6वीं सदी धर्म दर्शन इंद्रिय निर्गर को आधार बनाकर परमात्मा प्रकाश लिखी गई है। अगले है धनपाल, ठीक है। धनपाल की रचना देख लो जैन में। भविष्यत का या भविष्यदत्त कथा, तिलक मंजरी आदिकाल में रचित एक उत्कृष्ट गद्य काव्य माना जाता है, ठीक है। तो भविष्यत का या भविष्यदत्त कथा और तिलक मंजरी किसकी है? धनपाल की रचना है। अन्य जैनकार उनकी रचना देख लो। जीन दत्त सूरी क्या देते हैं? उपदेश रसायन, रास, ठीक है। चरचरी, कालस्वरूप कुलक। जीन धर्म सूरी, ये जीन दत्त है। उपदेश रसायन रास, जीन दत्त हो गया, दे आ रहा है इसमें, ठीक है। अगला है जीन धर्म सूरी, इसकी है स्थूली भद्र रास, ठीक है। स्थूली भद्र, अगर भद्र आ जाए तो धर्म की बात होगी, तो जीन धर्म सूरी आ जाएगा। जीन पद सूरी, थूली बद फागु। विजय सेन सूरी, रेवंतगिरी। विमलचंद सूरी, पौम चरुम, इसने भी लिखा है विमलचंद सूरी पौम चरुम, ठीक है। विनय चंद सूरी, नेमिनाथ चौपई, ये याद रखना। उवस माला कन्हाप छपे, ये भी विनय चंद सूरी का है। राजशेखर सूरी, नेमिनाथ फागु, बसंत विलास फागु, ठीक है। सुमति गुणी, नेमिनाथ रास। विनय चंद सूरी, नेमिनाथ चौपई। अब देखो, एक तो विनय चंद सूरी की ध्यान रखना आप, नेमिनाथ चौपई। और नेमिनाथ चौपई और किसकी है आपके? ये तो सेम ही, इसने नेमिचंद सूरी हो गई। एक है नेमिनाथ फागु पूछे तो राजशेखर सूरी हो गया, ठीक है। नेमिनाथ रास पूछे तो सुमति गुणी हो गया। हरिभद्र सूरी, खुर्ता ज्ञान और नेमिनाथ चरियु, हरिभद्र सूरी में। शालिभद्र सूरी में बुद्धि रास हो गया। दलहन में गए सुकुमाल रास हो गया, ठीक है। पलहन आसू आबू रास। और रल है कवि ने जीनदत्त चौपई। ये आपको याद करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है, इनको लिख लिख के। प्रज्ञा तिलक, कुचली रास, आसू आसू कवि, जीवदया रास और चंदनबाला रास। ये कुछ जैन है जिनको आपको ध्यान रखना है, कि कविताओं का, रचनाओं का। शालिभद्र सूरी, भारतीय बाहुबली रास 1184 में। बुद्धि रास और पंच पांडव चरित्र, ये शालिभद्र वाला हो गया। अभ्यदेव सूरी, ठीक है। जयति हुवन स्त्रोत्र, ठीक है। अंबे देव सूरी, संगपति समरा रासा। श्रीधम सूरी, जम्बू स्वामी रास। कन कामर मुनि, कैसे कन कैसे करकंड। श्रीचंद मुनि, श्रीचंद होता है पुराण, तो पुराण सार। उदोचन सूरी, कोयलमाला 18 भाषा, ये तो आपको पता ही है ना, वेद। आगे देखो, भुवन तुरंग सूरी, सिया रामचरियु। विजय सिंह सूरी, रेवंत गिरिराज। मुनि राम सिंह, पहुड़ा दोहा, ये तो देखा था। मुनि उसमें भी वो आ रहा है, पहुड़ा दोहा में भी वो आ रहा है। ये अपने सब रचना देख ली। जैन साहित्य से संबंधित अन्य तथ्य, राम कुमार वर्मा ने आदिकाल के दो श्रेष्ठ कवि गद्यकार माने। एक तो गद्य गद्य चिंतामणि और एक तिलक मंजरी, दो सर्वश्रेष्ठ गद्य काव्य माने। एक तो गद्य चिंतामणि और तिलक मंजरी। वे रचनाकार जिनमें जैनंतर कवियों के पद मिलते हैं, वो प्रबंध, चिंतामणि, प्राकृत व्याकरण। जैन रचना जिनमें 18 बोलियों का जिक्र है, एक तो कोयलमाला उद्योतन सूरीवाला में है, और एक देसी नाम माला कोश हेमचंद्र का है, उसमें भी 18 बोलियों का, 18 भाषाओं का जिक्र है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। देखो, 3 क्वेश्चन है। रामकुमार वर्मा का बताओ आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ गद्यकार काव्य, गद्य चिंतामणि और तिलक मंजरी। और जैनंतर कवियों के पद मिलते हैं, प्रबंध, चिंतामणि और प्राकृत व्याकरण। प्राकृत व्याकरण किसकी है? हेमचंद्र की।
प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरुतुंग की। आप याद करोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। और 18 भाषा कुवेलमाला की उद्बोधन सूरी में, और देसी नाम वाला कोश हेमचंद्र वाले में। बयानी के अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं, ठीक है। वाल्मीकि जहाँ भी आए स्वयंभू। बयानी के अपभ्रंश का वेद व्यास जब बात करें तो पुष्प दंत आएगा। राम परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? राम परंपरा का प्रथम ग्रंथ रिपुदारण रास। अब देखो आगे, ठीक है। अब कुछ रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ रिपुदार चारण रास, ठीक है। बियानी ने अपभ्रंश का वाल्मीकि, बियानी ने अपभ्रंश का वाल्मीकि का स्वयंभू को, बियानी ने अपभ्रंश का वेद व्यास का पुष्पदंत को। वेद व्यास पुष्पदंत है और वाल्मीकि स्वयंभू है। ऐतिहासिक रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ पंच पांडव चरित्र, ऐतिहासिक रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ। रास परंपरा की विधिवत शुरुआत उपदेश रसायन रास से करिए। रास परंपरा की विधिवत शुरुआत कहाँ से करिए? उपदेश रसायन रास से। रास परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? भारतेश्वर बाहुबली रास। पहली रचना का रचना, पहली रचना जिसमें अपन बात करते हैं, पहली रचना जिसमें 12 मास का अपने 12 मास का चित्रण हुआ है वो है नेमिनाथ चरेऊ, ठीक है, ये ध्यान रखना। हिंदी की वह रचना जिसमें पहली बार 12 मास का चित्रण हुआ है, देखो पहली रचना जिसमें 12 मास का चित्रण हुआ है वो तो नेमिनाथ चरेऊ में, और हिंदी की वह रचना जिसमें 12 मास का चित्रण हुआ है वो बिसलदेव रासो, ठीक है। अब देखो हिंदी की वह रचना जिसमें पहली बार व्यापक रूप से 12 मास का चित्रण हुआ है पृथ्वीराज रासो चंद्रबदाई और बिसलदेव रासो नरपति नाले, ठीक है। हिंदी की वह रचना जिसमें व्यापक और मार्मिक ढंग से 12 मास का चित्रण हुआ है तो पद्मावत है, मलिक मोहम्मद जायसी। वर्ण रत्नाकर में 84 सिद्धों का नाम उल्लेख है। दोहा छंद की विधिवत शुरुआत करने वाले, दोहा और छंद की विधिवत शुरुआत किसने करी थी? जोइंदू ने और मुनीराम सिंह ने। अब आता है आपके राष्ट्र साहित्य 10वीं से 14वीं सदी। देखो ये देख लो एक बार, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आपके आएगा, ध्यान रख लेना। देखो रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ पंच पांडव। रास का विधि शुरुआत उपदेश रसायन से। रास परंपरा का सर्वश्रेष्ठ भारतेश्वर बाहुबली रास शालिबद्ध सूरी, ठीक है। और पहली रचना जिसमें 12 मास का चित्रण हुआ है, पहली रचना तो नेमिनाथ है। हिंदी की पहली रचना जिसमें 12 मास बिसलदेव रासो, और व्यापक रूप से 12 मास पृथ्वीराज में, और व्यापक और मार्मिक रूप से पद्मावत में, ठीक है। अब देखो राष्ट्र साहित्य और चारण साहित्य की अपन बात करते हैं 10वीं से 14वीं सदी। स्थान ये राजस्थान है और यहाँ से कंफर्म एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। राष्ट्र साहित्य मूलतः दरबारी, देखो वो धार्मिक था जैन वाला, ठीक है, जैन का धार्मिक धर्म का प्रचार प्रसार। और राष्ट्र साहित्य मूलतः दरबारी, राजनीतिक, दरबार हो गया, राजनीतिक हो गया, और ऐतिहासिक साहित्य है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चीज का आप ध्यान रखना। दरबारी, राजनीतिक और ऐतिहासिक साहित्य कौन सा आपके? ये राष्ट्र साहित्य है। धर्म वाला जैन। राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति, राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसमें विद्वान अलग अलग मानते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाए। विचारक राष्ट्रों की उत्पत्ति सूचक शब्द देखते हैं। देखो ताशी की बात करते हैं, ये राज सुई से मानते हैं, ठीक है। और ग्रेसन है ये राजदेश, तो ताशी का ध्यान रखना, राजसुई ग्रेसन राजदेश। बच्चन राज से ही मानते हैं। नर्मदा स्वामी रसिक से मानते हैं, और पोपटलाल शाह रस मानते हैं, ठीक है। विदेश्वरी प्रसाद दुबे राजयस से मानते हैं। श्यामल दास रहस्य से मानते हैं। शुक्ल मोस्ट इंपोर्टेंट, रसायन से उत्पत्ति हुई है रासों की, ऐसा कौन कहते हैं? शुक्ल महाराज, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी मोस्ट इंपोर्टेंट है। रासक, एक तो रसायन हो गया शुक्ल, और रासक हो गया HPD, ये दो तो ध्यान रखना ही रखना है ना। सर्वमान्य मत, इसी मतों को सर्वमान्य मत हजारी प्रसाद द्विवेदी का माना जाता है, रासक से, है ना।
इनका समर्थन माता प्रसाद गुप्त और दशरथ शर्मा ने भी कराया। तो राशक फिक्स है, एक पूछे तो राशक ही बताना है। अगर शुक्ल के अनुसार पूछे तो आप रसायन कर देना, ठीक है। राष्ट्र साहित्य की विशेषता देख लो। इतिहास और कल्पना का अद्भुत समन्वय किंतु ऐतिहासिकता का अभाव। देखो, इतिहास और कल्पना का अद्भुत समन्वय मिलेगा पर ऐतिहासिकता का अभाव। वीर और संघारस की भव्य परियोजना अंगिरस मुख्य रूप से कौन सा है इसमें? वीर। तो रासों में मुख्य रस कौन सा हो गया? आपकी वीर हो गया। व्यापक प्रकृति चित्रण हुआ है किंतु यह प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण है, ठीक है। व्यापक प्रकृति का चित्रण हुआ है ये, किंतु ये प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, व्यापक रूप से किसका चित्रण हुआ है? प्रकृति का, पर ये प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण है। विविध छंदों का प्रयोग हुआ है, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। और डिंगल देखो, ये राजस्थान, तो पता ही होगा आपको, तो क्या ही बताऊं, ये डिंगल, ये पिंगल, बांट दो इधर मारवाड़ में डिंगल और पूर्वी साइड में पिंगल, ठीक है। राष्ट्र साहित्य प्रबंध और मुक्तक दोनों रूप से रचित है। मुख्य रूप से प्रबंध काव्य यहाँ पे रचना हुई है, मतलब मुक्तक और दोनों है राष्ट्रों में, पर एक पूछे तो पी फॉर प्रबंध। राष्ट्र साहित्य में दरबारी सामंती अभिजातीयवाद का भी दर्शन होता है। इसी कारण राष्ट्र साहित्य में जैन जन जीवन के संपर्क का अभाव पाया जाता है। देखो, राष्ट्र साहित्य में दरबारी और सामंती अभिजातीय के दर्शन होते हैं। इसी कारण राष्ट्र साहित्य जन जीवन में संपर्क, जन जीवन का अभाव रहता है, क्योंकि दरबारी और सामंती का ज्यादा इसमें जोर रहता है। युद्धों का चित्रण इसमें होता है, तो वीर रस तो आएगा ही आएगा, ठीक है। राष्ट्रीय चेतना का अभाव मिलता है, बिल्कुल राष्ट्रीय चेतना का अभाव किस में मिलता है? राष्ट्रों में, क्योंकि युद्धों की उसकी बातें होगी तो राष्ट्रीय चेतना तो अभाव होगा ही होगा। अब देखो, ठीक है, क्षेत्रवाद की भावना अधिक मिलती है, जिसे राष्ट्रवाद तो नहीं अपितु संकीर्ण राष्ट्रवाद कहा जा सकता है। क्षेत्रवाद की भावना अधिक मिलती है, राष्ट्रवाद तो नहीं, बस छोटा सा संकीर्ण राष्ट्रवाद कह दो। भारतीय संस्कृति के उदात्त मूल्यों का चित्रण हुआ है इसमें। चरित्र ग्रंथ देख लो इसके कौन कौन से हैं। पहला है खुमान रासो, ठीक है, ठीक है। खुमान रासो के अपन बात कर रहे हैं। रचनाकार कौन है? दलपति विजय। चित्तौड़ में जो अपने रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए थे, इनमें खुमान द्वितीय का संबंध खुमान रासो से है। और खुमान रासो किसने लिखा? दलपति विजय ने। खुमान रासो का सर्वप्रथम विस्तार से उल्लेख किसने करा? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल टोड ने इन तीनों को एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार किया, ठीक है। कर्नल टोड ने बताया कि कालभोज के बाद खुमान गद्दी पर बैठा। इसके किसके बाद? कालभोज के बाद, जिसके समय बगदाद के खिलाफ अल मामू ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। कर्नल टोड ने खुमान का समय 813 से 843 ईस्वी बताया, ठीक है। वास्तव में खुमान रासो 800 वर्ष पुराना परिमार्जन ग्रंथ है। ये खुमान द्वितीय वंश के काल से संबंधित है। खुमान का रासो किसने दिया? दलपति विजय ने। आता है एग्जाम में, ठीक है, ठीक है, तो हो गया ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सरोज के कथानुसार एक अज्ञात नामा भाट ने खुमान रासो के नामक काव्य ग्रंथ लिखा था, जिसमें श्री राम से लेकर खुमान तक युद्धों का वर्णन है। ये शुक्ल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? शिव सिंह सरोज के कथानुसार अज्ञात नामा भट्ट ने खुमान नामक काव्य ग्रंथ लिखा, जिसमें श्री राम से लेकर खुमान तक युद्धों का वर्णन है। खुमान रासो के रचनाकार को लेकर विद्वानों के विविध मतभेद है। एचपीडी क्या कहते हैं? एचपीडी कहते हैं खुमान रासो 1673 ईस्वी से 773 ईस्वी, मतलब 17 से 18वीं सदी मानते हैं ना। मोतीलाल मनारी 18वीं सदी मानते हैं खुमान रासो के लिए। बिसल देव रासो आप सबका फेवरेट, नरपति नाले। बिसल देव रासो ग्रंथ इनका निर्माण काल इस प्रकार है। 1200 पढ़ा था ना अपन ने, देखो सबका विसल देव रासो अपन पढ़ के अभी आए थे। 12 मास का इसमें वर्णन होता है, ठीक है, व्यापक रूप से। और मार्मिक और उसमें आते ही वो आपके चंद्रप्रदाय आ जाएगा। देखो मैं आपको और दिखाता हूँ, क्यों यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं करना है ना। कहाँ चला गया भाई?
दिख जा रे। नहीं दिख रहा भाई, ये तो आपको दिखा रहा था, और आगे जाना पड़ेगा क्या? ये रहा। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा था कि हिंदी में देखो, बारह मास पहली रचना बारह मास की नेमिनाथ। हिंदी में पहली बारह मास का चित्रण बिसलदेव रासो में, ये ध्यान रखना है। हिंदी में पहली मास बारह मास की चित्रण इसमें हुआ था। और व्यापक रूप से बारह मास का प्रयोग किसमें हुआ था? पृथ्वीराज ने रासो। और मार्मिक और बारह मास का चित्रण पद्मावत में हुआ था। याद रह जाएगा, पहली बार बारह मास नेमिनाथ, हिंदी में बारह मास बिसलदेव, व्यापक बारह मास बारह मासा पृथ्वीराज रासो, और मार्मिक ढंग से बारह मासा रासो का चित्रण पद्मावत। ठीक है, आगे चलते हैं ना। यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है हर बार एग्जाम में। बिसलदेव रासो आ गया, तो व्यापक रूप से पहली बार इसमें बारह मासा का प्रयोग हुआ है, व्यापक रूप से। ठीक है, तो पहली बार देखो, पहली बार बारह मासा का प्रयोग बिसलदेव रासो में व्यापक रूप से हुआ है आपके पृथ्वीराज में। व्यापक और मार्मिक पूछे तो पद्मावत में। ठीक है, बारह बारह से बहुतरा माजरी, जेठ बदी नवंबी बुधवारी, नाले रसायन। देखो, ये रसायन शब्द आया ना रासों के लिए, याद करो किसने कहा था? शुक्ल ने। ठीक है, रासों के लिए। आर भाई शारदा उठी ब्रह्म कुमारी, तो ये आप लाइन देखना बिसलदेव रासो से ली गई है। इस आधार पर मोतीलाल मनारिया ने बिसलदेव रासो का समय विक्रम संवत 1172, इसमें 57 घटा देना, ईस्वी आ जाएगी। ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुतरा का अर्थ द्वासोत्तर 12, मतलब 1212 से लिया गया विक्रम संवत। तो अलग अलग मानते हैं विसलदेव रासो की। शुक्ल मानते हैं 1212 विक्रम संवत, और मोतीलाल मनारिया 1272 मानते हैं। इनके नायक है बिसलदेव और नायिका है राजमती। एक चीज मैं यहीं पे बता देता हूँ, देखो बिसलदेव रासो, वैसे तो रासो में वीर काव्य की प्रधानता होती है, पर बिसलदेव रासो में कौन सी है? श्रृंगार। ये हर एग्जाम में पूछते हैं ना, ये ध्यान रखना। नायक बिसलदेव, नायिका राजमती। राजमती हिंदी की पहली प्रोसित पत्रिका नायिका मानी जाती है। समूचे मध्य युग में जवान में की इतनी तेज और मन की इतनी खरी कोई दूसरी नायिका नहीं हुई मिलती, ये बच्चन सिंह ने कहा है राजमती के समय में। ठीक है, इस समय इतनी तेज, मन की इतनी खरी कोई दूसरी नायिका नहीं थी। आप भी कमेंट करके बताना आजकल ऐसी नायिका होती है क्या। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये कथन राजनीति के लिए कहा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में यह कथन राजमती के लिए कहा। ये कौन सा कथन? इतनी खरी नायिका किसमें कहा? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का। बिसलदेव रासो विशेष तथ्य बात करते हैं। 2000 चरण 125 चंद 1212, मोतीलाल मनारिया 1257, ये देख लेते हैं एक बार। 1272, 1212 तो शुक्ल, और 1272 आपके मोतीलाल मनारिया मानते हैं बिसलदेव रासो की डेट है ना। बिसलदेव रासो, अब देखो 2000 चरण 125 छंद बिसलदेव रासो का प्रथम संपादक किसने करा था? आपके सत्य जीव वर्मा ने करा था। ठीक है, बिसलदेव रासो में 4 खंडों में विभाजित है। कौन कौन से? पहला, ये एग्जाम में पूछते हैं कि इनमें से कौन सा खंड नहीं। सबसे पहले तो इंसान क्या करता है? बन गया ना इंसान, तो शादी करता है। ठीक है, पहला विवाह हो गया, विवाह के लिए ये वरमाला डाल दिए अपन ने। ठीक है, नायक, फिर है नायिका की व्यंग्योक्ति के पश्चात नायिका का उड़ीसा प्रवास। ठीक है, अब नायिका कहाँ चली गई? ये नायिका, ठीक है, ये कहाँ चली गई? उड़ीसा। पहला विवाह, फिर नायिका कहाँ चली गई? उड़ीसा। फिर है प्रोसित पति का नायिका का विरह।
अब ये अपने पति से क्या बिछड़ गई, तो बिछड़ने से एकदम ऐसे सूखे, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, याद करने का मतलब है। ये नायिका का वीर्य हो गया, यहाँ पे देख सकते हो आप। अब क्या होता है, राजा का आगमन। तो ये वापिस ये जाता है, राजा बन के राजा का आगमन होता है। तो समझ गए होंगे, पहले विवाह, फिर नायिका का उड़ीसा जाना, मतलब कि नायिका उड़ीसा चली गई, फिर इसका विरह हुआ, फिर राजा का आगमन। ठीक है, आगे देखो। देखो चीज़ों को अगर आप अच्छे से धीरे से अगर समझोगे तो बहुत ईजी है ना। अपन को तो जब एग्जाम में क्या है, ये सिलेक्शन कंटेंट है, आपको तो क्वेश्चन से ही करना है। ठीक है, बार बार इसका रिवीजन जरूर करना बस। संपूर्ण कथा ललित मुतकों में कही गई है। गे मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधित्व रासो ग्रंथ बिसलदेव में। गे मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधि जो कोई ग्रंथ है, रासो ग्रंथ है, वो बिसलदेव रासो है। रासो परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है? देखो, गे मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधि रासो ग्रंथ है बिसलदेव, और रासो परंपरा का प्रतिनिधि है ये पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदय वाला। ठीक है, बिसलदेव रासो विशुद्ध वियोग श्रृंगार। देखो ये रहा, मैंने कहा था ना श्रृंगार आता है, श्रृंगार भी कैसे, वियोग। ये अभी दिखा था, वहां पे उड़ीसा में वियोग हो रहा था। इस रचना में वीर से कोई संबंध नहीं, मैं शुरू में बता दिया। इस ग्रंथ का प्रेमाख्यान परंपरा में आता है, प्रेम सब कुछ है। साहित्य ब्रज भाषा की पहली कृति, साहित्य ब्रज भाषा की पहली कृति कौन है? बिसलदेव रासो। साहित्य हिंदी की पहली कृति बिसलदेव रासो। हिंदी की वह रचना जिसमें पहली बार बारहमासा का वर्णन बिसलदेव, व्यापक रूप से पृथ्वीराज में। और व्यापक और मार्मिक आपके, वो आपने पढ़ा था लास्ट वाला, व्यापक और मार्मिक पद्मावत में। ठीक है, अपन ने इतना कर लिया था। हिंदी की पहली रचना जिसमें पहली बार बारहमासा का वर्णन बिसलदेव रासो में होता है। आगे देखो, हिंदी में पहली रचना जिसमें व्यापक ढंग से बारहमास का वर्णन हुआ है। ठीक है, नोट, बिसलदेव रासो का बारहमास वर्णन कार्तिक मास में शुरू हुआ है। वैसे अगर ज़्यादा बढ़िया पूछे कि व्यापक ढंग से बारहमास का प्रयोग किसमें हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है पृथ्वीराज रासो में। बिसलदेव रासो पर उपदेश रसायन रास का प्रभाव दिखाई देता है। आदिकाल की रचनाएं जिसमें वियोग श्रृंगार है। देखो, वियोग श्रृंगार वाली कौन सी रचना है? सबसे पहले संदेश रासक, डोला मारूरा दुआ। इसमें क्या है? बिछड़ता हुआ प्रेम। ठीक है, संदेश रासक, डोला मारूरा दुहा, कवि कलोल। बिसलदेव रासो, नरपति नाले। रामचंद्र शुक्ल, बिसलदेव रासो वीर गीत काव्य परंपरा का सबसे प्राचीन ग्रंथ। एक रामचंद्र शुक्ल ही कहता है कि बिसलदेव वीर गीत है। बाकी आप सबको पता है वियोग, कैसा वियोग, और क्या श्रृंगार। अब आता है परमाल रासो आलाखंड 13वीं सदी, जगनिक किसके रचनाकार है? ये रचना मूलतः मौखिक परंपरा का हिस्सा रही है, लिखित रूप से प्राप्त नहीं है। तो ध्यान रखना, परमाल रासो किसका है? आपके आलाखंड का है। ठीक है, आगे देखो। इसमें आदिवासी आदिकालीन वे रचना जहाँ जन समूह का निधि कहलाती है। तो ये ध्यान रखना कि वे रचना परमाल रासो में है, जहाँ पे परमाल रासो किसका है? जगनी का। आदिकाल की वे रचना जहाँ जन समूह की निधि कहलाती है। मूलतः मौखिक परंपरा का हिस्सा होने के कारण रासो का पाठ सबसे अधिक विकृत हो गया। परमाल रासो किसने दिया? ग्रंथ किसने लिखा? जगनी का। विकासशील कथा साहित्य काव्य है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आगे देखो, परमाल रासो की भाषा ब्रज के निकट है। अपभ्रंश और अवट इसकी भाषा का कोई संबंध नहीं है, ब्रज के निकट है। ठीक है, 12 बरस लो कुकर जिए, 13 बरस लो जिए सियार, बरस 18 क्षेत्रीय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कहाँ से ली गई है? परमार रासो से। ठीक है, परमार रासो ग्रंथ किसने लिखा? आपके जगनिका ने। ठीक है, 12 बरस लो कुकर जिए, 13 बरस जिए सियार, बरस 18 क्षेत्रीय जिए, आगे जीवन रो धिक्कार।
इस रचना में विलायत जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। परमाल रासो के आला और उदल बनाफार वंश के वीर थे। परमाल रासो के आला और उदल दो सेनापति थे, ये उन पे आधारित है। आला और उद्दा की वीरता की याद में यह रचना लोक में गाई जाती है। ये वीर रस के उत्कृष्ट काव्य व्यंजना है। वीरों पे लिखी गई है और रस ऑलमोस्ट वीर पे ही है। आला गीत सार्वधिक वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। यूपी, बिहार, बुंदेलखंड किसानों द्वारा खेतों में काम करते समय आला गाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। आगे देखो, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिला कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने 1865 में विंसेंट स्मिथ को बुंदेलखंड के किसानों द्वारा गाए जाने वाले आला को लिपिबद्ध करने का तथा ग्रीष्म को बिहार में गाए जाने वाले आला को लिपिबद्ध करने का आदेश दिया था। किसने करा था? चार्ल्स इलियट ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आला को लिपिबद्ध करने का सर्वप्रथम चार्ल्स इलियट के नेतृत्व में हुआ था कार्य। ठीक है। तत्पश्चात उसके बाद तो आलाखंड नाम से संपादन किया गया 1865 में। आलाखंड का संपादन कौन करेगा? चार्ल्स इलियट ही करेंगे। आलाखंड अंग्रेजी में अनुवाद का कार्य वाटरफील्ड ने करा। आलाखंड का अंग्रेजी में अनुवाद का संपादक गिरीश। देखो, आलाखंड का संपादक चार्ल्स इलियट, आलाखंड का अंग्रेजी में अनुवाद वाटरफील्ड, आलाखंड के अंग्रेजी का अनुवाद के संपादक गिरीसन। ठीक है। आगे देखो, वाटरफील्ड ने परमाल रासो को कोई स्वतंत्र कृति नहीं माना, बल्कि पृथ्वीराज रासो के गुणचित्रवा समय मोहबा युद्ध समयों का ही भाग माना। देखो, पूछ सकता है, वाटरफील्ड ने परमाल रासो को पृथ्वीराज रासो का गुणचित्रवा समय माना कि ये कोई स्वतंत्र कृति नहीं है। 1875 में आलाखंड का अनुवाद कलकत्ता रिव्यू पत्रिका में इन दोनों के नाम पर छपा। दे 9 लाख चैन और दे मेरो फ्यूड नोट परमाल रासो के संपादन किसने करा था? श्याम सुंदर दास, कांसी नागरी प्रचार सभा 1919। ठीक है, परमाल रासो का संपादन। और परमाल रासो किसने लिखा? जगनिका। आलाखंड का संपादन किसने करा? चार्ल्स इलियट ने। समझ में आ गया? परमाल रासो का संपादन श्याम सुंदर दास, आलाखंड का संपादन चार्ल्स इलियट। महोबा खंड को पृथ्वीराज रासो का अंश मानना उचित नहीं, ये कौन कहता है? महोबा खंड को पृथ्वीराज रासो का अंश मानना उचित नहीं है, ये बच्चन सिंह का है। ये इलियट कहता है ना कि पृथ्वीराज रासो का गुण चित्रवा महोबा युद्ध का समय से यह लिया गया, पर वहीं बच्चन सिंह इसको लाइन को क्रॉस करके कहते हैं कि महोबा खंड है ना, पृथ्वीराज रासो का अंश मानना उचित नहीं है, ये गलत बात है। और लास्ट नोट लिस्ट बात करते हैं हमीर रासो 1857। भाषा अपभ्रंश सारंगधर ने इसके रचनाकार है। सारंगधर, या इसको अपन एक और भी पढ़ते हैं, जोधराज। ठीक है, 13वीं और 18वीं सदी में अलग अलग। ठीक है। तो हमीर रासो भाषा अपभ्रंश रचनाकार सारंगधर। रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत पेंगलम में आए 8 छंदों के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ का रचनाकार सारंगधर को माना है। शुक्ल जी किसको मानते हैं? सारंगधर को मानते हैं। इसी हमीर रासो के अपभ्रंश में लेखन की परंपरा समाप्त होती है। तो ये ध्यान रखना, जो मुख्यतः इसको हमीर रासो के रचनाकार कौन है? सारंगधर, शुक्ल के अनुसार। राहुल सांकृत्या ने 8 छंदों का रचनाकार जज्जल को माना है। राहुल सांकृत्या ने 8 छंदों का रचनाकार जज्जल को माना है। बच्चन सिंह ने प्राकृत पेंगले में आए 8 छंद किसी सारंगधर ने ही लिखे हैं, तो सारंगधर को कुंडलियों छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता माना होगा। ठीक है, ये बच्चन सिंह की लाइन है कि प्राकृत पेंगले में 8 छंद सारंगधर ने ही लिखे हैं, तो आपको पता है कि कुंडलियों छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता माना होगा। इसको बच्चन सिंह कहते हैं। किसको? सारंगधर को। हमीरासो में राजपूत को सूर्यवंशी बताया गया। हमीरासो में राजपूतों को क्या बताया है? कि राजपूत तो क्या है? सूर्य है। ठीक है। हमीर काव्य के आधार पर सारंगधर ने हमीरासो को अप्रमाणिक करार देने हमीर महाकाव्य के आधार पर सारंगधर के हमीरासो को अप्रमाणिक करार देने वाले विद्वान गौरीशंकर हीराचंद ओझा है कि ये प्रमाणिक है। सारंगधर पद्धति में सारंगधर द्वारा रचित सुभाषित संग्रह है।
ठीक है। आगे देखो, आचार्य शुक्ल के अनुसार सारंगधर ने आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ भी लिखा है। शुक्ल जी कहते हैं सारंगधर ने आयुर्वेद संबंधी भी ग्रंथ लिखे हैं। जयसमेंक्स, जस चंद्रिका, मधुकर कवि, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, राठौरी ख्यात किसने लिखी? दयाल दास ने। और किसका राजस्थान में इतिहास बताता है, कौन बताएगा? तो ये ध्यान रखना, बीकानेर के राठौर वंश का ये इतिहास बताता है। राठौरी ख्यात दयाल दास ने लिखी थी। ठीक है। कन्नौज के राजाओं में जयचंद गढ़वाल के दरबार में मधुकर कवि, वे भट्ट केदार रहते थे। इन कवियों ने जयचंद्र के वीर प्रस्तुति महाकाव्यों की रचना की। विजयपाल रासो किसने लिखी? हमें रासो तो सारंगधर। विजयपाल रासो, नल सिंह या नल सिंह। विजयपाल रासो 16वीं सदी की है। ठीक है। आगे देखना इसमें, देखो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आपके पृथ्वीराज रासो है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रप्रदाय में। इसमें 12 मासा का व्यापक स्वरूप अपन को देखने को मिलता है। चंद्रप्रदाय का जो वास्तविक नाम था वो पृथ्वीभट्ट था। ठीक है। यह पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। कौन? चंद्रप्रदाय। ठीक है। चंद्रप्रदाय का जन्म लाहौर में हुआ था, आपके शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है। पाकिस्तान में। पृथ्वीराज रासो की विशेषता देखो, पिंगल शैली में रचित है। युद्धों के प्रसंग में पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल का रूप धारण करती है, किंतु विवाह और देखो युद्ध में तो डिंगल भाषा, और विवाह और प्रेम के सुकुमार प्रसंग में यहाँ पे पिंगल आ जाती है। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, तो इसको भूलना मत आवे ना। पृथ्वीराज रासो में से क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना। नोट, डिंगल और पिंगल काव्य शैली है पृथ्वीराज रासो। क्यों? डिंगल में तो युद्धों का प्रसंग और विवाह और प्रेम के लिए पिंगल। पृथ्वीराज रासो का अंगिरस क्या है? वीर है। जैसे अंगिरस अपन ने पढ़ा था बिसल देव रासो में, अंगिरस क्या है आपके? तो वियोग श्रृंगार। तो पृथ्वीराज रासो में आपके कौन सा हो गया? वीर। पृथ्वीराज रासो में शांत रस का अभाव है। शांत रस तो होगा ही नहीं ना, वीर रस है। युद्धों का सजीव और जीवन चित्रण, व्यापक प्रकृति चित्रण, अभिव्यक्ति की प्रौढ़ता भी पृथ्वीराज रासो में मिलती है। इतिहास और कल्पना का समन्वय। ठीक है। इतिहास और कल्पना का समन्वय। सामंती और अभिजातीयवाद का चित्रण होने के कारण जनजीवन के संपर्क का अभाव। देखो सामंतीवादी अभिजातीय का चित्रण होने के कारण इसमें जनजीवन के संपर्क में ये अभाव है। सामंती अभिजातीयवाद का चित्रण होता है इसमें। राष्ट्रीय चेतना का अभाव होगा सामंती है तो। ऐतिहासिकता अभाव होगा, इसमें काव्य रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो में बात करते हैं। अब देखो जो अपभ्रंश भाषा अपन देख रहे हैं आदिकाल में, तो अपभ्रंश का जो अंतिम महाकाव्य जी है वो आपके कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा? चंद्रप्रदाय ने। हिंदी का पहला महाकाव्य देखो, अपभ्रंश का अंतिम महाकाव्य, हिंदी का पहला महाकाव्य यही है, पृथ्वीराज रासो। हिंदी के पहले महाकवि कौन होंगे? महाकवि होंगे वो जो लिखा वही होंगे, कवि चंद्रप्रदाय। ठीक है। इसमें अध्यायों का नाम समय या समयों में मिलता है। इसमें कुल कितने अध्याय है आपके? गुणचित्तर में गुणसार तो चंद्रबाई द्वारा रचित है और 10 जलन द्वारा। तो टोटल आपको ध्यान रखना है इसमें कितने हो गए आपके? 69। ये 68 प्रकार के छंदों से रचित है। देखो अध्याय को ही समयो कहते हैं, समय कहते हैं, तो अध्याय तो है गुणचित्तर, 70 में से एक कम, और 68 इसमें छंद है। चंद्रप्रदाय का पीरियड छंद है छपे, और यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है। ये आपको भूलना मत इसको। ठीक है। चंद्रप्रदाय का पीरियड छंद कौन सा है? छपे ये। और बात करते हैं चंद्रप्रदाय को छंदू का राजा कहा किसने कहा? चंद्रप्रदाय को छंदू का राजा। पीरे चंद तो छपे पर छपेयों का राजा नामवर सिंह ने कहा था। ठीक है। चंद्रप्रदाय को छपे चंद का राजा कहा। देखो चंद्रप्रदाय को छंदू का राजा किसने कहा? नामवर सिंह ने। और इसका पीरे चंद है छपे, और छपे चंद का राजा शिव सिंह सेंगन है। दोनों क्वेश्चन अलग है। नॉर्मल छंद है तो नामवर, छपे छंद बोले तो शिव सिंह सेंगर। ठीक है। महाकाव्य प्रसादांत श्रेणी में आता है, अर्थात सुख और दुख विलक्षण श्रेणी पर इसका अंत होता है। ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं अपन।
उक्ति धर्म विशाल रहस्य राजनीति नवम रसम षठ भाषा पुराण चे कुरान कटित मया पृथ्वीराज रासो से ये लिया गया, ये ध्यान रखना। षठ भाषा अपभ्रंश, 6 भाषा कौन कौन सी होगी? तो ये अपभ्रंश ब्रज, राजस्थानी, अरबी, फारसी, अवध और पुरानी हिंदी। अतः भाषिक विकास की परंपरा का साक्ष्य यहीं से मिलता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। पृथ्वीराज रासो का समापन छंद, अंतिम कौन सा छंद देख लो इसमें? रसाऊ। देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अंतिम छंद पूछ सकता है, समापन छंद कौन सा है? रसाऊ ऐसंबु नव रस सरस छंद चंद किए अमीय सम श्रृंगार वीर करुणा विवक्ष बे अद्भुत संत सम। तो ये पृथ्वीराज रासो का समापन छंद है, जो यहाँ से शुरू होता है रसाऊ ऐसंबु से, लास्ट में संत सम। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिकता, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स आता है। प्रमाणिकता पृथ्वीराज, अपन देखते हैं कौन प्रमाणिक मानता है, कौन इसको अप्रमाणिक मानता है, कौन अर्ध प्रमाणिक मानता है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, एक सेकेंड। हाँ, इसको यहीं पे याद कराना है आपको ना, इसी के साथ आपको याद हो जाएगा। तो अब देखो कैसे याद होगा। प्रमाणिक, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले, ठीक है, कौन कौन है? तो पहला तो है श्याम सुंदर। ठीक है, प्रमाणिक से आप ऐसे समझ सकते हो, कैसे प्रमाणिक? जैसे आप गोकुल, आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो, वो प्रमाणिक है ना। तो पृथ्वीराज को प्रमाणिक मानने वाला है। उसमें पहला तो आता है सुंदर, आता है ना, आपको पता है, दया का भाई। ठीक है, ठीक है, पहला चीज तो जेठालाल आ गया, प्रमाणिक हो गया। ठीक है, तो उसमें सुंदर आता है, तो श्याम सुंदर हो जाएगा। ठीक है, और उसमें जेठालाल होता है, जेठालाल को जेम्स समझना, तो जेम्स, कर्नल जेम्स टोड ने भी प्रमाणिक माना है। ठीक है, श्याम सुंदर टोड दोनों ने प्रमाणिक माना है। अब आता है इसमें मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। अब देखो इसमें क्या होता है, विष्णु जी की पूजा होती है, तो ऐसे समझ लेना विष्णुलाल पांड्या। और पूरा एकदम जेठालाल तारक मेहता का एक प्रकार से मिस्र है, हंसी मजाक का, तो मिस्र है, मिस्र बंधु। ठीक है, और कौन से हो गए? ताशी और मथुरा प्रसाद दीक्षित। देखो, एक हो गया जेठालाल, कभी ताश भी खेलते हैं, आपको पता है, तारक मेहता। और एक मथुरा, याद कर लेना। तो ये आपके हो गया प्रमाणिक मानने वाले पृथ्वीराज रासो को। यहाँ से अब देखो, मैं इससे देखते ही पता चल जाएगा। सुंदर, सुंदर से श्याम सुंदर, कर्नल जेम्स टोड, विष्णु, मिस्र बंधु, ताशी। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखना। और मथुरा प्रसाद दीक्षित। श्याम सुंदर दास 1905 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो का संपादन करवाया। श्याम सुंदर दास से पृथ्वीराज रासो का संपादन किसने कराया? श्याम सुंदर दास ने 1905 में नागरिक प्रचारणी सभा में। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने पृथ्वीराज रासो को उदारक कहे जाते हैं। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड का कथन है, एकादश से 15 विक्रम साग आनंद पृथ्वीराज रासो की इस पंक्ति के आधार पर मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, पांड्या हो गया, ने अनंत संवत की परिकल्पना करके प्रमाणिक सिद्ध किया था। बताया, पढ़ा था अपने प्रमाणिक में, विष्णु जी भगवान आते हैं। अब देखो, ये अपने प्रमाणिक पढ़ लिया। अब देखते हैं अर्ध प्रमाणिक। तो प्रमाणिक में पूरा गोकुल धाम सर याद रखना। ठीक है, सुंदर, जेम्स, विष्णु, मिस्र बंधु, ताशी, मथुरा प्रसाद, मथुरा वगैरह जाते रहते नहीं। ठीक है, अब देखो अर्ध प्रमाणिक में पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक कौन मानता है? ठीक है, एपी। अर्ध देखो, प्रमाणिक याद रह जाएगा, तो अर्ध प्रमाणिक तो आपको ऐसे याद कर लेना। एक तो आता है मुनि, जैसे इसको ऐसे याद रख लेना, जैसे 2 टांग होती है मनुष्य के, तो एक टांग इसकी टूटी हुई है। तो अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन है? एक तो पढ़ लेना जी, ये मुनि जी है, तपस्या में, एक टांग टूटी हुई है इनकी, ये तपस्या कर रहे हैं।
तो मुनि जीन विजय। ठीक है, ये अर्थ प्रमाणिक मानते हैं। टांग टूटी हुई है तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा अर्थ प्रमाणिक वाले ये। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे 1000 मुनि बैठे हैं जिनकी टांग टूटी हुई है, ये भी अर्थ प्रमाणिक मानते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी, ठीक है, तो सुनीति कुमार चटर्जी, ये भी इनको ऐसे याद कर लेना, ये भी टांग टूटी हुई इनकी। दशरथ शर्मा, हजारों भी है मुनि और 10 भी मुनि है, ठीक है, ऐसे भी याद कर लेना। माता प्रसाद गुप्त, माता जी भी है यहाँ पे, एक टांग पे ऐसे कर लेना। और अगरचंद नाहटा, और कौन सा हो गया आपके, अगर टूट गई टांग तो क्या हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ करके याद कर लेना। मतलब कहने का मतलब आपको लॉन्ग टाइम तक ये चीज़ें याद रखनी है। अब क्या आपको अलग ट्रिक बना रखी होगी तो ऐसे कर लेना। अर्थ प्रमाणिक कौन मानता है, मुनि है, ठीक है, मुनि जिन 1000 मुनि है, और इसमें 10 मुनि भी है। सुनीति कुमार चटर्जी है, उनकी भी टूटी हुई है टांग, माता जी की टूटी हुई है, और अगर टूट गई तो क्या हो गया टांग, ठीक है, ये आगे अर्थ प्रमाणिक में। तो ऑप्शन देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके हिट कर जाएगा वो। देखो आगे देखो, ये हो गया तो 2 याद आपको हो जाएगा, तो बाकी अपना भी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मूल पृथ्वीराज रासो को सुख संधि, देखो ये एग्जाम में पूछते हैं, सुख सुखी संवाद में रचित अंश को ही प्रमाणिक मानते हुए इन्हीं अंशों का संपादन संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो के नाम से किया। तो सुख सुखी संवाद द्वारा रचित ये पृथ्वीराज रासो को कौन मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने करा, उसमें 7 सर्ग है। एक सेकेंड, ठीक है, अर्थ प्रमाणिक हो गया, आपने पढ़ लिया जो आधे आधे, ठीक है। अब देखो, अब बात होता है ए प्रमाणिक, ठीक है, अर्थ प्रमाणिक हो गया। अब डायरेक्ट ये ए प्रमाणिक कौन कौन से, वो दोनों याद हो जाएंगे तो अब ये तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा आपको। पृथ्वीराज रासो को ए प्रमाणिक मानने वाले, ठीक है, एक तो वुलर हो गया, ठीक है, एक आपके गौरी शंकर राजचंद ओझा हो गया, एक शुक्ल हो गया, और एक आपके राम कुमार वर्मा हो गया, ठीक है, एक देवी प्रसाद हो गया, एक मोरिसन हो गया, एक मुरारी दीन हो गया, एक श्यामल दास हो गया, ठीक है, और एक आपके अमृत लाल हो गया। ये इसको ए प्रमाणिक मानते हैं। तो देखो प्रमाणिक पढ़ लिया, अर्ध प्रमाणिक पढ़ लिया, ठीक है। अब आता है आपके ए प्रमाणिक। पृथ्वीराज रासो को ए प्रमाणिक कैसे याद करोगे आप, इसमें सबसे पहले तो आपके शुक्ल आते हैं मूंछों वाले, ठीक है, और शुक्ल के अकॉर्डिंग याद रख लो इसको ना। शुक्ल क्या मानते हैं, शुक्ल ऐसे याद हो जाएगा, क्या मानते हैं, ए प्रामाणिक मानते हैं किसको, पृथ्वीराज रासो को। अब देखो मूंछों वाले ये शुक्ल है, ठीक है, ठीक है, शुक्ल की आप मूछें देखोगे ना जाडी ऐसी, तो शुक्ल ए प्रामाणिक मानते हैं। अब देखो रामचंद्र शुक्ल आ गया। अब वूलर, अब वूलर के वूल जैसे इन्होंने कपड़े पहन रखे, एकदम सर्दी है तो गरम गरम कपड़े पहन रखे हैं, और इन्होंने ये मान लेना हाथों में क्या ले रखा है, हीरे की कटोरी है, ऐसे समझ में आ गया। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा हो गया, और एक में क्या है, भगवान राम जी की किताब ले रखी है, तो राम कुमार हो गया, ठीक है। और इसमें आ जाओ वापिस, एक हो जाएगा राम है तो एक पास में देवी की भी यहाँ पे फोटो है, तो देवी प्रसाद हो गया। यहाँ शुक्ल जी के ऊपर ऐसे इमेजिन करो फैंटेसी की मोर बैठे हैं शुक्ल जी के ऊपर, ठीक है, तो मोरिसन हो गया। और ये मुरली बजा रहे हैं शुक्ल, अब हाथ तो बंद हो गए, मुरली मुंह से ही बजाएंगे, ठीक है। अब देखो ये मोरिसन हो गया, और श्याम सुंदर, सुंदर लग रहा है ना, देखो कितना मस्त लग रहा है,
श्याम सुंदर, सुंदर लग रहे हैं शुक्ल, ठीक है। और अमृत, अब ऐसी स्थिति में ये अमृत ना मिले तो क्या ही मतलब है ना, अमृत। लाल सील, ठीक है। तो ये है शुक्ल का अप्रमाणिक पृथ्वीराज रासो। कहने का मतलब याद रखना है। देखो कैसे याद रखोगे, अप्रमाणिक कौन मानता है, शुक्ल मानता है। ऊन के कपड़े वूलर, ठीक है। मोरिसन, ऊपर मोर बैठे हैं तो मोरिसन हो गया। हाथ में कटोरा, हीरे हैं इसमें, हीरा गौरी शंकर राजन ओझा, ठीक है। ये राम कुमार वर्मा, ये देवी प्रसाद, ठीक है। दोनों अमृत जैसी स्थिति में है ना, और सुंदर लग रहे हैं, श्याम सुंदर। श्यामल दास हो गया ना, एक सेकंड में देख लेता हूँ। श्याम सुंदर अपने इसको इसमें लिया, प्रमाणिक मानते हैं, श्याम सुंदर प्रमाणिक है, पर इसमें कौन सा है, श्यामल दास है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस, है ना, इतना ही ध्यान रखना। यहाँ पे ऐसी की पूरी कंडीशन थी तो उसमें बस श्याम मलदास है वो, देखो, ठीक है। जो प्रमाणिक होगा वही सुंदर होगा, ऐसे याद कर लेना। जो प्रमाणिक होगा वही सुंदर होगा, तो उसमें श्याम सुंदर उसमें चला जाएगा और श्यामल दास अपने इसमें आ जाएगा। एक चीज आपको याद रखनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वापिस बोल रहा हूँ, प्रमाणिक में जो सुंदर होगा, ठीक है, वही प्रमाणिक होगा, ठीक है। चीजें याद रहनी जरूरी है, बस वही चीज है। आगे देखे रहो, पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रमाणिक करार देने वाले विद्वान कौन थे, वूलर। अप्रमाणिक अभी पढ़ लिया, वूलर। आगे, अकाट्य तर्क देकर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक साबित किया। एकाट्य तर्क देकर गौरीशंकर दयाचंद ओझा ने पढ़ लिया, ये भी अपने पूरी अप्रमाणिक अभी शुक्ल वाला पढ़ा। जाली ग्रंथ कहकर शुक्ल ने अप्रमाणिक करा। वूलर ने सर्वप्रथम कश्मीर यात्रा के दौरान, ठीक है, वूलर ने सर्वप्रथम कश्मीर यात्रा के दौरान जयानकृति पृथ्वीराज विजय में इन्होंने अप्रमाणिक घोषित करा। नरोत्तम स्वामी चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज के दरबार में रहते थे और चंद्रप्रदायी ने पृथ्वीराज रासो की रचना भी की, लेकिन प्रबंध रूप में नहीं लेकर मुक्तक रूप में इन्होंने रचना की, ये नरोत्तम स्वामी कहते हैं, ठीक है। नरोत्तम दास स्वामी ने पृथ्वीराज रासो के 4 रूपांतरण किए। कौन कौन से, व्रत रूपांतरण में समय, मध्य में प्रस्ताव, लघु में खंड रूपांतरण और लघु उत्तम में रूपांतरण में कुछ नहीं। सर्वाधिक अप्रमाणिक का आरोप किस में मानते हैं, इसमें व्रत में मानते हैं, ये भी पूछ सकता है। ये नरोत्तम दास स्वामी ने 4 भाग बांटे हैं, ठीक है। सर्वाधिक जो अप्रमाणिक है वो ये है, ठीक है। तो सारी की आपको चीजें अच्छे से याद हो रही होगी, ठीक है। ये देखो, सर्वाधिक अप्रमाणिक आरोप व्रत में, सर्वाधिक लोकप्रिय रूपांतर भी व्रत हुआ, सर्वाधिक प्रमाणिक भी कौन सा है रूपांतर, ये ध्यान रखना। लघुत्तम रूपांतर लास्ट वाला, ये नोट। ये माता प्रसाद गुप्त व दशरथ शर्मा ने लघु उत्तम रूपांतरण को सर्वाधिक प्रमाणिक किसने माना, माता प्रसाद गुप्त और दशरथ शर्मा ने। एक क्वेश्चन मैं वापिस और पूछता हूँ, आप बताना ना, कि बताओ पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक किसने माना। ऑप्शन दे दिया, एक तो श्याम सुंदर और एक आ गया श्यामल दास। तो जो सुंदर होगा वही प्रमाणिक होगा, मैं वापिस बता रहा हूँ, इसलिए आप ये याद रखना। बाकी श्यामल दास ये उसमें आ जाएगा, अप्रमाणिक में आ जाएगा, ठीक है। पृथ्वीराज रासो को अधिकतम प्रवृत्तियां और लघुतर रूपांतर प्रवृत्तियों को खोजने का कार्य राजस्थान के अगरचंद नाहटा ने किया। जो पृथ्वीराज रासो है चंद्रप्रदाय रवि का, उसमें अधिकतम प्रवृत्तियां लघुतम रूपांतर की प्रतियों का खोजने का कार्य किसने करा था, अगरचंद नाहटा ने। पृथ्वीराज रासो का चर्चित समय, पहला समय आता है आदिर पर्व समय। पहला समय कौन सा आता है, आदिर पर्व। दूसरा और दासम समय 10 अवतार वर्णन, ठीक है।
पृथ्वीराज रासो हिंदी की पहली रचना है जिसमें श्री राम और कृष्ण का वर्णन इसमें हुआ है। पृथ्वीराज रासो हिंदी की पहली रचना ये हो गया। राम कथा संबंधी इसमें कितने छंद हो गए आपके? 48। दूसरा और दसम समय कौन सा हो गया आपके? दशावतार, और पहला हो गया आदि पर्व। अब देखो 20वां कौन सा होता है? 20वां आपके होता है पद्मावती वाला समय। 20वां पद्मावती वाला। दूसरा 10वां, दूसरा और 10वां अभी अपन ने देखा था। दशावतार वर्णन पहला आदि पर्व, 20वां पद्मावती, और 57वां समय हो गया आपके केमास वध समय, सर्वाधिक मार्मिक समय यही है 57 केमास। 61 हो गया कन उज्जैन समय। 65 हो गया विवाह समय। गुणचित्र हो गया महोबा का युद्ध, काफी चर्चित है ना पृथ्वीराज, ये ध्यान रखना। देखो वापस देख लेते हैं। गुणचित्रवाल तो महोबा, फिर 65वां विवाह, 61वां उज्जैन कन उज्जैन, ठीक है, और 57वां केमास वध वाला, और 20वां पद्मावती। 20 पे तो पद्मावती रहती है, ठीक है। आगे देखो, पृथ्वीराज रासो को महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा? बच्चन सिंह ने। पृथ्वीराज रासो को विकासशील काव्य की संज्ञा किसने दी? शंभु। देखो, महाकाव्यात्मक त्रासदी बच्चन, शंभुनाथ ने विकासशील काव्य। पृथ्वीराज रासो को हमारे राष्ट्रीय आदर्श का सच्चा प्रतिनिधि माता प्रसाद गुप्त ने करा था। और माता प्रसाद को नाम आते ही आपको पता चल जाएगी, माता भी आदि तो अर्ध, याद आ रहा है, प्रमाणिक। आदिकाल में चंदू का अजायब घर और पिटारा किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को ही कहा जाता है। पृथ्वीराज की मैं महत्वपूर्ण पंक्तियां देखते हो ना, आगे देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण पंक्तियां कौन कौन सी है, ठीक है। ठीक है, तो चर्चित पंक्तियों वाली बात है तो अपन उसको जब फर्स्ट रिवीजन करेंगे उसमें ले लेंगे। बाकी इसको खत्म करते हैं, जो मोस्ट है वो देख लेते हैं। डोला मारूरा दुआ किसने लिखा? कवि कलोल ने 11वीं सदी में। राउरवेल ये लिखा था कवि रोडा ने। संदेश राज से किसने लिखा आपके? अब्दुल रहमान ने, ठीक है। अरे यार एक सेकेंड, ठीक है। संदेश राजा किसने लिखा? अब्दुल रहमान ने। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसने लिखा? दामोदर भट्ट ने। बसंत विलास किसने लिखा? अज्ञात ने। प्राकृत पेंगलम किसने लिखा? लक्ष्मीधर ने। यहाँ से फिक्स क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने लिखा है, ठीक है। आगे देखो, ये हो गया प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर, बसंत विलास अज्ञात, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर ने, बसंत विलास अज्ञात ने, प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर, ठीक है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर ने। रणमल चंद श्रीधर ने, मोस्ट इंपोर्टेंट है 1397 में। एक एक बात कर लेते हैं इसमें। 8 की अपन। डोला मारू राधुआ 11वीं सदी में। रचनाकार कौन है? कवि कैलोल है। भाषा कौन सी है इसकी? राजस्थानी है। और लोक भाषा में ये लिखा गया है, राजस्थानी लोक भाषा होगी। और ये विशुद्ध लौकिक काव्य है, ठीक है। विशुद्ध लौकिक काव्य है, विशुद्ध लोक भाषा में लिखा गया है, विशुद्ध लौकिक काव्य है, वियोग श्रृंगार पर ही आधारित है। इसमें प्रेम आपको एकदम मिलने वाला दिखाई देगा, ठीक है। नायक इसमें नरवर देश के राजा ढोला है। कछुआ राज नरेश राजा नल का पुत्र है ये। तो राजा इसमें आपको नायक कौन है? राजा ढोला। तो डोला मारो रदुआ किसने लिखा? 11वीं सदी में। कवि केलोल। राजस्थानी भाषा, लोक भाषा, वियोग श्रृंगार। और राजा कौन है आपके? नरवर राजा का ढोला। और इसमें आपके मरवन की से विवाह के समय ढोला की आयु कितनी थी? 3 वर्ष थी। नायिका कौन है? मारवनी। पुंगल देश की राजकुमारी प्रेम जीवन में के नाना घात परिघातों का सुंदर इसमें चित्रण दिखता है। आगे देखो, राउलवेल 10वीं से 11वीं सदी में। राउलवेल किसने लिखा? कवि रोडा ने। बच्चन सिंह के अनुसार राउल
राजा का, वेल यानी विलास। नगेंद्र ने राउर का अर्थ राउर नामक नायिका से लिया। तो राउर वेल किसने लिखी? रोडा ने। 10वीं से 11वीं सदी। राउर वेल एक चंपू काव्य है, ठीक है। चंपू काव्य मतलब गद्य मिश्रित पद्य। चंपू काव्य हो गया जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो। राउर वेल के पद्य अपभ्रंश भाषा में रचित है। इसमें 7 बोलियों के छंद मिलते हैं। ये शिलाकृत रचना धार के शिलालेख में उत्कीर्ण है। राउर वेल को सर्वप्रथम लिपिबद्ध कर प्रकाशित करने का कार्य बयानी का है। देखो, राउरवेल को सर्वप्रथम लिपिबद्ध कर प्रकाशित करने का कार्य बयानी का है। राउरवेल के प्रमाणिक पाठ का संपादन किया माता प्रसाद गुप्त ने। वर्तमान में ये मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे हुनी नामक नायिका के सौंदर्य का नखशिख वर्णन किया। देखो, बच्चन सिंह क्या कहते हैं, इसमें हुनी नामक नायिका का सौंदर्य नखशिख वर्णन करा। राउरवेल में किसकी है? रोडा की है ये, ठीक है, ग्रंथ। ये प्रेम काव्य है, मतलब श्रृंगार वाला संयोग। इसमें कलचुरी राजवंश में किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशक वर्णन मिलता है। नखशक की बात कौन करता है? बच्चन सिंह। हिंदी में नखशिख वर्णन की शुरुआत राउरवेल से हुई है। बात करते हैं संदेश राशक 11वीं सदी में, ठीक है। ठीक है, तो संदेश राशक अपना था। संदेश राशक किसने दिया? अब्दुल रहमान ने। अब्दुल रहमान मुल्तान के निवासी माने जाते हैं। संदेश राशक के अध्याय को प्रक्रम कहते हैं। संदेश राशक के 3 प्रक्रम होते हैं। देख लो कौन कौन से हैं। मंगलाचरण, वीर्य वर्णन और लास्ट होता है षड ऋतु। संदेश राशक में द्वितीय प्रक्रम में वीर्य विवरण में विजयनगर राज्य को प्रोसित पत्रिका नायिका का वीर्य वर्णन है। तो ध्यान रखना, पहले तो मंगलाचरण शुरुआत में, फिर वीर्य, फिर षड ऋतु। विजयनगर राज्य का प्रोसित पत्रिका नायिका का वीर्य वर्णन द्वितीय में है, ठीक है। तो संदेश राशक किसने दिया? अब्दुल रहमान ने। कब? 11वीं सदी में। आदिकालीन वियोग श्रृंगार की सर्वश्रेष्ठ रचना संदेश राशक है। पूछ सकते हैं आदिकालीन की वियोग श्रृंगार की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? संदेश राशक। किसने लिखी? अब्दुल रहमान ने। इसे आदिकाल का मेघदूत भी कहा जाता है। सही बात है भाई। कुल 223 छंद। अब्दुल रहमान हिंदी के प्रथम मुस्लिम कवि। पूछे हिंदी के प्रथम मुस्लिम कवि कौन है? अब्दुल रहमान। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि और संदेश राशक को हिंदी की पहली रचना। पूछ ले, HPD। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का पहला कवि किसको मानते हैं? तो अब्दुल रहमान को। और पहला ग्रंथ संदेश राशक को। जायसी के पद्मावत पर संदेश राशक का प्रभाव मिलता है। जिस प्रकार संदेश राशक में वनस्पति की लंबी सूची मिलती है, उसी प्रकार देखो संदेश राशक में क्या मिलती है? वनस्पति की लंबी सूची। उसी प्रकार पद्मावती में व्यंजनों की लंबी सूची। वनस्पति की लंबी सूची संदेश राशक में, व्यंजनों की लंबी सूची पद्मावत में। पद्मावत किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत में क्या मिलता है आपके? एकदम 12 मास का मार्मिक विवरण मिलता है। संदेश राशक पहला धर्मांतर रास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है संदेश राशक पहला धर्मांतर रास है। अब देखो, संदेश राशक बहुत महत्वपूर्ण वीर काव्य है, जो एक तरफ ढोला की मारवानी की याद दिलाता है और दूसरी तरफ पद्मावत की नागमती की। देखो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के 2 कथन जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं संदेश राशक के बारे में। ये संदेश राशक हो गया। एक तरफ तो ये ढोला मारू की मारवानी याद दिलाता है, दूसरी तरफ पद्मावती की नागमती की याद दिलाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं संदेश राशक वीर काव्य के बारे में। संदेश राशक पहला धर्मतरास है, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, ठीक है। बसंत विलास की बात करते हैं। 14वीं शती में अज्ञात ने इसकी रचना करी थी। केशव राय हर्षद राय दुर्वे ने 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक वसंत विलास का संपादन करा। वसंत विलास का संपादन किसने करा? 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक से वसंत विलास का संपादन करा केशव हर्षद राय दुर्वे ने। कुल दोहे कितने हैं वसंत विलास में?
अज्ञात ने कितने दोहे दिए? 84 दोहे। अब देखो श्रृंगार संयोग श्रृंगार है, वो वियोग श्रृंगार थी, ठीक है। अब देखो बसंत विलास संयोग श्रृंगार है, और आपके संदेश रासक वियोग श्रृंगार है अब्दुल रहमान वाली। संदेश रासक अब्दुल रहमान वियोग, बसंत विलास अज्ञात संयोग। वसंत ऋतु का मनोरम चित्रण है इसमें। आदिकाल की सर्वश्रेष्ठ लौकिक ग्रंथ बसंत विलास है। लौकिक ग्रंथ में बात करें तो बसंत विलास है। हिंदी की पहली ऐसी रचना है जिसमें स्त्री, प्रकृति, पुरुष तीनों का सौंदर्य मादक चित्रण मिलता है। कहाँ पे? देखो हिंदी की ऐसी रचना है जहाँ पे स्त्री, प्रकृति और पुरुष तीनों का सौंदर्य मादक मिलता है, वो मिलता है आपके संयोग श्रृंगार की रचना में बसंत विलास, जो अज्ञात ने लिखी है उसमें। अब देखो स्त्री, पुरुष, प्रकृति तीनों का अजरस बहती मदोमता के इस काव्य में जैसा चित्रण मिलता है वैसा रीतिकालीन हिंदी काव्य में नहीं कर सके। नगेंद्र कहते हैं स्त्री, पुरुष, प्रकृति तीनों का अवयव वैसे रीतिकाल में नहीं हुआ। नगेंद्र कहते हैं राहुल वेल के श्रृंगारिक भावना को वसंत विलास में पूर्णतः प्राप्त होती है, जिसका चरम रूप 42 शतई में देखा जा सकता है। प्राकृत पेंगलम 14वीं शतयुगी है, ठीक है। प्राकृत पेंगलम की बात करते हैं, इसके संकलनकर्ता कौन है? लक्ष्मीधर। प्राकृत पेंगलम का टीका किसने लिखा? बंसीधर ने। प्राकृत पेंगलम में जज्जल, सारंगधर, हरिबर में लक्ष्मीधर, बब्बर, बंसीधर नामक रचनाकारों के पद संकलित है। तो लक्ष्मीधर इसके संकलनकर्ता, टीकाकरण बंसीधर। बंसीधर ने प्राकृत पेंगलम की भाषा अवध को कहा है, ठीक है। प्राकृत पेंगलम इसमें प्राकृत और अपभ्रंश में छंदों का मिश्रण मिलता है। हिंदी भाषा का प्रारंभिक रूप छंदों की जानकारी के लिए यह अत्यंत आवश्यक ग्रंथ है प्राकृत पेंगलम। संकलनकर्ता कौन है? लक्ष्मीधर। टीकाकरण बंसीधर। आदिकाल में काव्य, रूढ़ियों, परंपरा, प्रवृत्ति जानने के लिए ये ग्रंथ सबसे उपयुक्त है। प्राकृत पेंगलम एकमात्र आदिकालीन रचना है जिसमें विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति कमजोर हर वर्ग पे इसमें जोर दिया गया है, ठीक है। रणमल छंद 1397, 1400 में से 3 कम। रणमल छंद किसने दिया था? श्रीधर ने। वीर रस प्रधान काव्य है, और इडर के राठौड़ रणमल की वीरता की प्रशंसा की गई है। 14वीं शती में ये अपभ्रंश में अपने ग्राम्य रूपों में मुक्त हो रही साक्ष्य श्रीधर के रणमल छंद में मिलता है, ठीक है। नोट हेमचंद्र ने भी प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश के ग्राम्य रूपों की विस्तृत चर्चा की है। देखो 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो एक तो है प्राकृत व्याकरण किसकी है? हेमचंद्र की। इसमें भी अपभ्रंश के ग्राम्य रूपों का विस्तृत चर्चा मिली है, ठीक है। और बात करते हैं आपके रणमल छंद जो श्रीधर का है, उसमें भी आपके ग्राम्य के रूपों की विस्तृत चर्चा हुई है, ठीक है। और वीर रस है रणमल छंद वाला, रणमल छंद श्रीधर वाला वीर रस प्रधान रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो अपने 12वीं सदी की रचना है, और उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है? दामोदर भट्ट की। उक्ति व्यक्ति दामोदर भट्ट की रचना, ठीक है। ठीक है, आगे देखो, ठीक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण कौन दियो? दामोदर भट्ट। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है, एक गद्य ग्रंथ है। भाषा स्वयं दामोदर भट्ट ने अपने इस ग्रंथ की भाषा अपभ्रंश मानी है। प्रख्यात जो भाषाविद है वो सुनीता कुमार चटर्जी ने इस ग्रंथ की भाषा कोसली अवधि मानी है, ठीक है। वास्तव में इस भाषा की भाषा है, जो ग्रंथ की भाषा है वो कोसली अवधि है, जो सुनीता कुमार चटर्जी सही कहती है, ठीक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर जी का ग्रंथ है, ठीक है, ध्यान रखना। इस ग्रंथ के अध्याय में प्रकरण कहा गया है। अध्याय को काय किया प्रकरण। इसमें कुल कथाध्याय 5 या प्रकरण, ठीक है। हिंदी भाषा का प्रारंभिक रूप में व्याकरण संबंधी जानकारी बात करा, जानकारी उक्ति व्यक्ति प्रकरण में अपन मिले।
उक्त व्यक्ति प्रकरण को आभास से आभास होता है कि 12वीं सदी से आते आते लोगों के रुझान व्याकरण सीखने, मतलब 12वीं सदी के बाद लोग व्याकरण सीखने के प्रति होने लग गया था। दामोदर भट्ट, कौशल, नरेश, गोविंद चंद्र के दरबारी थे। राजकुमारों को देसी भाषाओं की शिक्षा देने के लिए उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ लिखा। बात करते हैं वर्ण रत्नाकर 1325। रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर। यह एक गद्य ग्रंथ है। ये देश शब्दों का शब्दकोश है। इसमें अध्यायों का कलोल कहा गया। वन रत्नाकर में 8 कलोल है। देखो ध्यान रखना, वन रत्नाकर किसने लिखी? ज्योतिश्वर ठाकुर ने। गद्य ग्रंथ है। देश शब्दों को शब्दकोश कहा गया, अध्यायों को कलोल कहा गया। वन रत्नाकर, रत्ना कैसे है? ज्योतिश्वर जैसे। मैथिली छंद की प्रथम रचना वर्ण रत्नाकर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैथिली गद्य की प्रथम रचना वर्ण रत्नाकर। पहली बार अवट शब्द का प्रयोग वर्ण रत्नाकर में हुआ। वर्ण रत्नाकर में 84 सिद्धों के नाम भी मिलते हैं। अमीर खुसरो सब जानते होंगे, 14वीं सदी में यह जन्म इनका पटियाली गांव, एटा जिला, यूपी में हुआ। देहांत देखो 1253 में जन्म होता है, 1325 में देहांत हो जाता है। ठीक है, लमसम कितने हो गए? ये 47 तो ये हो गई, 25 ये हो गई। ठीक है, तो ये 60 65 प्लस इनका जीवन काल रहा है। वास्तव नाम इसमें यमनुद्दीन अबुल हुसैन है। अबुल हसन वास्तविक नाम है क्या है? यमनुद्दीन अबुल हसन। मनोरंजन व रसिकता के कवि कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है, मनोरंजन और रसिकता के कवि कौन है इसमें? अमीर खुसरो। इनकी कविताओं पर सूफियाना प्रभाव देखा जाता है। इनकी कविताओं पर कैसा प्रभाव देखा जाता है? सूफियाना, सूफियाना। ठीक है, तो ये हो गया आपने अमीर खुसरो, एटा गांव, उत्तर प्रदेश, पटियाली गांव, एटा जिला, यमुनुद्दीन अबुल हसन। मनोरंजन व रसिकता के कवि, कविताओं में सूफियाना देखा जाता है। अमीर खुसरो के साथ साथ संगीत और इतिहासकार भी है। गुरु इनके निजामुद्दीन औलिया है। निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तुर्क उल्लाह की उपाधि दी। अमीर खुसरो द्वारा 99 ग्रंथ रचे गए। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में योगदान देख लो, बहुत है। मध्यकाल संगीत, तबला, सितार, वाद्य यंत्र, नए राग, भोर, तिलक, कव्वाली गाते थे। बरवा राग लय में गाते थे। संगीत की नई शैलियों में के जन्मदाता यही है। संगीत के क्षेत्र में अनेक योगदान है। अलाउद्दीन खिलजी ने नाई की उपाधि दी। ठीक है, इतना संगीत के बारे में जानते थे। खड़ी बोली को अपनी कविताओं में स्थान देने का प्रथम प्रयास अमीर खुसरो ने करा था कि खड़ी बोली में अपनी कविता में प्रथम स्थान इन्होंने दिया था। इसीलिए खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि किसको बोलते हैं? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को बात करते हैं अपन। रचनाओं को दो प्रकार की भाषाओं में बांट देते हैं। ठेठ खड़ी बोली, पहेलियां और मुर्खियां, और दो सुकनों में। ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा गीति और दोहों की भाषा है। अमीर खुसरो आदिकाल के एकमात्र कवि जिन्होंने पहेलियों की रचना करी। मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो की पहेलियों के 6 प्रकार दिए। अलग अलग पहेलियां देख लो। अंतरलापी का पहेली, जिसमें पहेली का उत्तर दूसरी पहेली में छिपा होता है, उसको बोलते हैं अंतर। बहिर्लापी में, जिसमें पहेली का उत्तर बाहर से आया हो। अंतर में पहेली का, इसमें पहेली का उत्तर उसी पहेली में छिपा होता है, उसको बोलते हैं अंत। पारली का अंत मतलब उसी में। बाह्य मतलब बाहर से उतर आए। मुकरी, इसमें एक प्रश्न उत्तर रहता है कि इसमें उत्तर में मुकरने का भाव होता है। रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो की 6 पहेलियों का वर्णन करा है। दो सुकने, दो प्रश्नों का एक ही उत्तर होता है। बराबरी या संबंध शैली में दो भिन्न पदार्थों की समानता दिखाई जाती है। ढकोसला, बेमतलब शब्दावली का प्रयोग को ढकोसला कहते हैं। ठीक है, खालिक बारिक, अरबी और फारसी हिंदी के पद में प्रवाची शब्दकोश से उर्दू नज्म के जन्मदाता अमीर खुसरो है। सबक है हिंदी नामक नवीन काव्य का प्रचलन किया। खुसरो के ख्यात इस पंक्ति में फारसी और खड़ी बोली में ब्रज
भाषा की होती है। ठीक है, देख लो अमीर खुसरो की ये लाइन है, जे हाल मिस्किन मुकुंद तगा फूल दुराए नैना बनाए बत्तियाँ। ठीक है, ये पूरा देख लेना। इनकी पंक्तियाँ सजन सकारे जाएंगे, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चलो खुसरो कर आपने रेन भाई चहु देश। ये खुसरो की लाइन है। साई मुकुट का प्रत्येक अगर फिरदौस हमीन अस्त ओ हमीन अस्त ओ हमीन अस्त। ठीक है, अमीर खुसरो के भाषा के प्रति समान भाव प्रकट करने हेतु स्वयं को तूतीय हिंद किसकी उपाधि है? अमीर खुसरो की। क्यों? समान भाव से प्रकट करते थे हर भाषा के प्रति। शुक्ल का कथन है ये मतलब अमीर खुसरो बड़े ही विनोद निरंतर और शेर दे थे, इसी से जनता की सबकी बातों में पूरा योग देना चाहते थे। ये शुक्ल कहते हैं अमीर खुसरो के लिए। खुसरो के कुछ अन्य भी है। खुसरो ने मसनवियों भी लिखी, किंतु इनकी भाषा और लिपि फारसी है। मसनवियों में खुसरो ने राजनीति इतिहास का वर्णन करा। ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बाकी देख लेना। नूर सिपीर भारत की प्राकृतिक परिस्थितियों में वनस्पति का सुंदर वर्णन करा। अमीर खुसरो अवधि के प्रथम कवि किसने कहा? अमीर खुसरो को अवधि को प्रथम कवि किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने। अमीर खुसरो को मध्यकालीन कवियों का राजकुमार किसने दी? ईश्वरी प्रसाद। देखो अमीर खुसरो को अवधि का एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, अवधि का प्रथम कवि तो राम कुमार ने कहा, और मध्यकाल कवियों का आप बात करते हैं राजकुमार, ये ईश्वरी प्रसाद ने कहा था। ठीक है, अब बात करते हैं अपन विद्यापति। विद्यापति की बात करें, जन्म 1380 दरभंगा जिला बिहार में विद्यापति जी का जन्म होता है। कहाँ पे? बिहार में। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनका जन्म 1360 माना है, वैसे 1380। ठीक है, विद्यापति सेव थे, ये राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबार में थे। कीर्ति लता कीर्ति पताका। ठीक है, ये शिव सिंह और ये कीर्ति सिंह के दरबार में थे। विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाता है, ये किसने कहा था? बच्चन सिंह ने। विद्यापति को हिंदी का जाति कवि कहते हैं, बच्चन सिंह ने। पहला कवि जाति कवि बच के रहना विद्यापति। ठीक है, बच्चन सिंह ने, इसे याद कर लेना, ये हर बार एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, विद्यापति की उपाधियां देख लो। वेद संधि के कवि, युग संधि के कवि, मैथिल कोकिल कवि शेखर, अभिनव जयदेव राजा शिव सिंह ने, खेलन कवि, लेखन कवि पंचायन, और दसवाधान कवि कंठाहार विद्यापति ने। काव्य रचना 3 भाषाओं में करी है। देखो कौन कौन सी? अवध, अवध तो वही होती है, अवध क्या होती है? देसी भाषा मिश्रित अपभ्रंश बोलते हैं अवध को। देश भाषा और मिश्रित अपभ्रंश अवध। संस्कृत भाषा और मैथिली भाषा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। अवध, देश भाषा, मिश्रित अपभ्रंश, संस्कृत और मैथिली भाषा। अब देखो अवध में तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका आ जाएगी आपकी। ठीक है, अवध में कौन सी? कीर्ति लता कीर्ति पताका। संस्कृत में पुरुष परीक्षा और मैथिली में पदावली। ठीक है, और संस्कृत में देख लो सेव सर्वे। देखो एक तो पुरुष परीक्षा इस संस्कृत भाषा में ना, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, भू परीक्षा, प्रणभूत प्राणभूत प्रमाण संग्रह, विभा सागर, वर्ण्य करते, दुर्गा भक्ति, गोरक्ष विजय, ये सब संस्कृत में आ जाएगी। पदावली, इसी रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहला गए। पदावली की भाषा कौन सी होगी आपके? मैथिली। कीर्तिलता कीर्ति पताका की अवध। पदावली में भक्ति और श्रृंगार का द्वैतन दिखाई देता है। दोनों पदावली में क्या है? भक्ति भी है, श्रृंगार भी है। अब देखो छायावादी कवि में निराला ने पदावली को नागिन की मादक लहर कहा है। देखो छायावादी कवि कौन है? निराला, ये ले। ठीक है, इन्होंने पदावली को क्या कहा है? निराला जी कहते हैं, नए से निराला और नए से नागिन, नागिन की मदाक लहर। मैथिली की मिठास, लोक धनु का समावेशन, विभिन्न राग रागिनी का प्रयोग करके विद्यापति ने पदावली को संगीतात्मक रचना बना दिया। ठीक है, मैथिली की मिठास, लोक धनु का समावेश,
विभिन्न राग रागिनियों का प्रयोग करके विद्यापति ने पदावली को संगीतात्मक बना दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। विद्यापति की पदावली स्वायत्त सुखाय है। इसमें राजा शिव सिंह और लखमा देवी का वर्णन मिलता है। पुरुष परीक्षा आपने पढ़ा था, इसमें संस्कृत भाषा से है ना। काम शास्त्र नीति, ठीक है। समुदाय सामुद्रिक शास्त्र ज्योतिष विज्ञान का संबंध इसमें मिलता है पुरुष परीक्षा में। दुर्गा भक्ति तरंगिणी, विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर अपने मर्त राजा मिथिला नरेश गणेश की स्मृति में लिखा गया, जिसे पूरा विद्यापति ने करा। दुर्गा भक्ति तो लिखा तो इनके पिता ने था, गणपति ठाकुर ने, पर पूरा किसने करा? विद्यापति ने। मर्त राजा मिथिला नरेश के बारे में दुर्गा भक्ति तरंगिणी लिखा। पुरुष परीक्षा काम शास्त्र रीति नीति पर आधारित है, ठीक है। अब देखना